अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो नावल लेके आई हूँ वो थोड़ा लॉन्ग है, जिसकी वजह से मैं इसको पार्ट में दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ सबको ये पसंद आएगा, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नाम आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाया किए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ कौन लाया है? जवाब दो। सामने खड़ी लड़की ने मुलाज़िमा को देखते चीखते हुए पूछा था। जब इसकी आँख खुली, इसने खुद को कमरे में बंद पाया था, और अब काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब थक हार कर ज़मीन पर बैठी तो मुलाज़िमा हाथ में खाने की ट्रे पकड़े अंदर आई थी। बीवी जी, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, आप खाना खा लें। मुलाज़िमा ने नज़र झुका कर कहा। मुझे गाँव वापस जाना है, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, आप समझ क्यों नहीं रही? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें। मुकाबिल ने बेबसी से मुलाज़िमा को देखते हुए कहा। मुलाज़िमा को देखकर इसे थोड़ी बहुत उम्मीद नज़र आई थी। बीबी जी, बड़े साहब कल यहाँ आ जाएंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा, लेकिन अभी आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मुलाज़िमा ने मुतवाना अंदाज में कहा। बाहर में गए तुम्हारे साहब, खून पी जाऊंगी मैं तुम्हारे बड़े साहब का, लड़की ने चीखते हुए कहा और अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दी। इसने जल्दी से बाहर जाकर दरवाजे को लॉक कर दिया था। बीबी जी, ऐसी गलती मत कीजिएगा, बड़े साहब आपको माफ़ नहीं करेंगे। मुलाज़िमा ने दरवाजे को पीटते हुए कहा था, लेकिन मैं मुलाज़िमा की बात को नज़रअंदाज किए वहाँ से बस निकलना चाहती थी। इसे अपने दुपट्टे का भी होश नहीं था, जो शायद कमरे में ही रह गया था। इससे पहले कि वो घर से बाहर कदम रखती, किसी ने इसे बाजू से पकड़कर खुद की तरफ खींचा था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लड़की को समझने का मौका नहीं मिला और सीधा मुकाबिल के चौड़े सीने से जा टकराई थी। इसकी आंखें खौफ से फैल गई थी जब इसने सामने खड़े इंसान को खुद के बेहद करीब देखा था। आप? लड़की की जुबान से बस यही अल्फाज अदा हुए थे, आंखों में बेयकीनी थी। तो मुझे मिस कर रही थी जाने मन? मुकाबिल ने इसके कान के पास झुकते हुए सरगोशी नुमा अंदाज में कहा, लेकिन वो तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वही पत्थर की बन गई थी। आंखों के सामने आते अंधेरे की वजह से वहीं वो मुकाबिल की बाहों में झूल गई। अम्मी जान, मुझे ये सब नहीं सीखना। सीरत ने मुंह बसोड़ते हुए अपनी माँ को देखते हुए कहा था। अरे पगली, क्यों नहीं सीखना? तुमने और तेरी तुमने और तेरी शादी की उम्र भी हो रही है, कल को तेरी शादी होगी, अगर तुझे कुछ ना आया तो तेरी सास ने मुझे ताने देने हैं, ना माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। नीलम ने अपनी लाडली और ज़िद्दी बेटी को देखते हुए कहा, मैं जान आप देख लेना, मुझे अल्लाह ताला इतना अच्छा शौहर देगा कि वो मुझे कोई काम करने ही नहीं देगा, और मेरे हिस्से की बातें भी वो अपनी माँ की सुन लेगा। और अम्मी जान, सीरत ने अपनी माँ की तरफ झुकते हुए राजदारी से कहा, हो सकता है मेरी सास ही ना हो। सीरत कहते ही पीछे हट गई। क्या फजूल बोल रही हो? तुम्हारी जो ये कैंची की तरह चलती ज़ुबान है ना, कोशिश करना अपने बाप भाई के सामने कभी ना चले, वरना तुम्हारी ज़ुबान काटने में देर नहीं लगाएंगे। नीलम ने अपनी बेटी को घूरते हुए कहा था। बेगम साहिबा, बड़े साईं आ गए हैं। मुलाज़िमा ने आकर इतला दी तो दोनों माँ बेटों ने अपने सर पर दुपट्टे ठीक किए और अदब से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम साईं, आपके लिए पानी लाऊं? नीलम नज़र झुकाकर पूछा। ने तुम्हें क्या अभी भी बताना पड़ेगा? अभी तक तुम्हें मालूम नहीं हुआ कि इस वक्त पानी नहीं बल्कि चाय पीता हूँ? इतने साल तुम्हें यहाँ हो गए हैं, लेकिन अभी भी तुम्हें न समझ आया? जाहिल की जाहिल ही हो। बड़े साईं ने गुस्से से नीलम को देखते सर लहजे में कहा था। माफ़ कर दे साईं, मैं अभी चाय लाती हूँ। नीलम ने जल्दी से कहा। सीरत का हाथ पकड़े से अपने साथ लेकर जाने लगी। नीलम, तुमने लगता है अपनी बेटी की तरबियत भी अपने जैसे ही की है, जिससे ये तक होश नहीं है कि अपने बड़े भाई और बाप को सलाम ही कर ले। बाबा साईं ने संजीदगी से सामने देखते हुए कहा। इनके साथ वाली कुर्सी पर इब्तिसाम बरजुमान था। नीलम ने सीरत को इशारा किया, सलाम करो। सीरत ने आगे बढ़कर दोनों को सलाम किया। नीलम सीरत का हाथ पकड़े से वहाँ से ले गई थी। कहीं कुछ उल्टा सीधा ही ना बोलते। तुम्हारे चचा अभी तक शहर से वापस नहीं आए? सिकंदर ने अपने लाडले को देखते हुए पूछा था। बाबा साईं, वो कल तक आ जाएंगे, उनकी कॉल आई थी, कुछ ज़रूरी काम उनको याद आ गया है, और वो कह रहे थे कि उन्होंने आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। इब्तिसाम ने संजीदगी से कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, एक चक्कर ज़मीन का लगाओ और किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है, ख्याल रखना इस बात का। बाबा साईं ने कहा तो इब्तिसाम इस बात में सर हिलाकर वहाँ से चला गया। तुम्हें क्या हुआ है? सीरत ने शीरी को देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस वैसे ही यहाँ बैठी हुई हूँ, तुम आओ यहाँ बैठो। शीरी ने हल्का सा मुस्कुराकर सीरत का हाथ पकड़ते हुए कहा, जानती हो घर में तुम्हारी शादी की बात चल रही है इब्तिसाम भाई के साथ, क्या तुम खुश हो? सीरत ने शीरी के सामने बैठते हुए पूछा, जिस पर शीरी खोखली हंसी हंस पड़ी थी। मेरी रजामंदी मायने नहीं रखती सीरत, होगा वही जो बाबा साईं और ताया साईं चाहेंगे। शीरी ने कहते ही सीरत की तरफ देखा था। ये क्या बात हुई? तुम्हारी पसंद भी मायने रखती है, ज़िंदगी तुमने गुजारनी है, बाबा साईं या चाचा साईं ने नहीं। सीरत ने संजीदगी से कहा। सीरत, तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे यहाँ औरत का क्या मुकाम है, और तुम्हारे या मेरे मुंह से पसंद या नापसंद की बातें अच्छी नहीं लगती, और अगर मेरे तुम्हारे भाई से शादी हो जाती है तो क्या तुम खुश नहीं होगी? शीरी ने उल्टा सवाल किया था। अगर तुम्हें मैं सच बताऊं तो मैं नहीं चाहती कि तुम कभी भी मेरी भाभी बनो, क्योंकि तुम मेरे भाई से ज़्यादा अच्छे की हकदार हो, और तुम भूल रही हो शीरी कि तुम इससे पहले। सीरत अपनी बात मुकम्मल करते शीरी ने इसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया था। सब कुछ ख़त्म हो गया है सीरत, और वो माजी था जिससे मेरा आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, और आस्ता आवाज़ में बात करो, अगर किसी ने सुन लिया तो हम दोनों की खैर नहीं। शीरी ने इर्द गिर्द देखते हुए खौफज़दा लहजे में कहा, तुम इतना डरती क्यों हो शीरी? सीरत ने शीरी का हाथ झिड़कते हुए कहा, तुम भूल गई हो कि
ताया साईं और बाबा साईं ने मेरी बहन के साथ क्या किया था, उसकी क्या गलती थी, सिर्फ़ इतनी कि उसे प्यार हो गया था। मैंने अपनी बहन को अपनी आँखों के सामने तड़पते हुए देखा है, सिसक कर मरते हुए देखा है सीरत। और देखो कैसी बहन हूँ मैं, अपनी बहन की को ही नहीं बचा सकी, और अगर अब मैंने या तुमने कोई भी ऐसी हरकत की तो ये लोग हमारी भी जान ले लेंगे, और मैं मरना नहीं चाहती सीरत, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। शीरी ने सीरत के हाथ पर अपनी गिरफ्त मज़बूत करते हुए भारी लहजे में कहा। सीरत ने बेबसी से अपनी प्यारी सी बहन को देखा था। बेशक दोनों कज़न्स थी, लेकिन प्यार सगी बहनों की तरह था। फ़िक्र मत करो, तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने दूँगी। लेकिन मुझे मौत से डर नहीं लगता शीरी, मैं कोई ऐसी-वैसी हरकतें नहीं करूँगी जिससे मेरे घरवालों का नाम ख़राब हो, लेकिन जो मेरे शौक हैं वो मैं ज़रूर पूरे करूँगी। अगर मेरी मौत अपने घरवालों के हाथों से लिखी हुई तो वही ठीक है, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ उस वक़्त तक तो हम एन्जॉय कर सकते हैं ना। तो चलो शॉपिंग पर चलते हैं, तुम्हारा भी मूड ठीक हो जाएगा। सीरत ने शीरी के आँसू साफ़ करते हुए उसे अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, सीरत तुम ये मरने की बातें ना किया करो। शीरी ने कहा तो सीरत हँस पड़ी। अच्छा मेरी बहन नहीं करती, अब चलो, सीरत ने हँसते हुए कहा। सीरत आया साईं हमें शहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे, और तुम शॉपिंग के लिए वहीं जाती हो। शीरी ने घबराए हुए लहजे में कहा, इस बार मेरा मूड गाँव के बाहर जो मार्केट है वहाँ जाने का है, तो वहाँ जाने की इजाज़त आसानी से मिल जाएगी ना, और हम चची जान को साथ ले जाते हैं, फिर तो कोई मसला नहीं होगा। सीरत ने सोचते हुए कहा, तो शीरी को भी थोड़ा हौसला हुआ, क्योंकि वहाँ जाने की इजाज़त इनको मिल सकती थी। तुम चादर लो, मैं भी लेकर आती हूँ, सीरत कहते ही वहाँ से चली गई। सीरत का रंग शीरी की तरह गोरा नहीं था, इसकी आंखों का रंग भी नीला था। इसे देखकर लोग यही समझते थे कि शीरी खान और सीरत का रंग गंधमी था, लेकिन इसके नैन नक्श बहुत पुरकशिश थे। शीरी हमेशा से कहती थी कि इसकी स्माइल बहुत प्यारी है। सीरत मैडम में ग्लासेस भी लगाती थी, क्योंकि कुछ साल से इसकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, और वजह थी नॉवेल्स पढ़ना। सिवाय शीरी के किसी को भी मालूम नहीं था ये नॉवेल्स पढ़ती है। हवेली की औरतों पर बहुत सी पाबंदियाँ आई थी जो सीरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये क्या बकवास है? तालिश ने हाथ में पकड़े पेपर्स को ज़मीन पर फेंकते हुए सर लहजे में कहा। क्या हुआ? सर ने तालिश को देखते हुए संजीदगी से पूछा। इन लोगों को क्या लगता है मैं इतनी आसानी से इनकी बेटी का पीछा छोड़ दूंगा? कभी नहीं। अब तो वो लड़की मेरी ज़िद बन गई है। जब तक मैं उसे यहाँ अपने घर अपने बेड तक इससे पहले तालिश अपनी बात मुकम्मल करता हसन ने इसे टोक दिया था। तालिश अपनी बीवी के बारे में तुम बात कर रहे हो, सोच समझ कर बात करो। हसन ने सोफे पर बैठे हुए सिगरेट सलगाते उसे टोकते हुए कहा था, तुम भी अच्छी तरह जानते हो इस लड़की के बाप ने मेरी माँ के साथ क्या किया था। जिस तरह मैंने तकलीफ़ बर्दाश्त की है वैसे ही तकलीफ़ उन लोगों को भी दूंगा। ये लड़की तो एक मोहरा है मेरे लिए, बहुत अजीज़ है ना, इनको अपनी इज़्ज़त और ना, अगर मैंने इन सबको बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम भी तालिश नहीं। तालिश ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा था। ये पेपर्स, हसन ने ज़मीन पर गिरे पेपर्स को देखते हुए पूछा, जिस चेहरे पर इसकी संजीदगी छाई हुई थी। छाई हुई थी। तलाकनामा है। तालिश ने हकारे से ज़मीन पर गिरे पेपर्स को देखते हुए कहा, उन लोगों को लगता है कि तुम आसानी से उनकी बेटी का पीछा छोड़ सकते हो। हसन ने तंज़ लहजे में कहते सिगरेट का धुआं फ़िज़ा में छोड़ा था। ये तो उनकी भूल है हसन, और अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि मैं अपनी बीवी को अपने घर ले आऊँ। मैं भी तो देखूँ तालिश खानज़ादा की बीवी आखिर कैसी है। तालिश ने आंखों में चमक लिए कहा था। हसन अपने भाई को अच्छी तरह जानता था, और वो बहुत कुछ समझ गया था, लेकिन खामोश रहा था। अब तो बस कर दो गुड़िया, और कितनी नींद पूरी करनी है? 3 साल होने वाले हैं और अभी तक तुम सो रही हो। नाइल ने बेड पर लेटे वजूद को देखते हुए कहा, जिसे देखकर लग रहा था जैसे वो सदियों की बीमार लेटी हो। जानती हो, मैंने बहुत सोचा है कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उन लोगों को भी वैसे ही तकलीफ दूंगा जैसे उन लोगों ने मुझे और तुम्हें दी थी। नाइल ने बेबसी से बेड पर लेटे वजूद को देखते हुए कहा। इसकी बातों से लग रहा था कि इसके इरादे बहुत खतरनाक है, और उसके चेहरे पर छाई संजीदगी कोई बड़ा तूफ़ान लाने वाली थी। इसकी हालत में कोई बेहतरी आई या नहीं? नायल ने शहरयार को देखते पूछा। नहीं, शहरयार ने बस इतना ही जवाब दिया। शहरयार, मैंने बहुत कोशिश की अच्छा बनने की, लेकिन अब मैं अच्छा नहीं बनना चाहता। अच्छा बन जाऊँ तो लोग हमें कमज़ोर समझने लगते हैं, लेकिन नायल कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें बर्बाद करके वो लोग कैसे खुश रह सकते हैं? नायल ने सर्द लहजे में कहा। इतने में इसका मोबाइल रिंग हुआ। नायल ने मोबाइल पर नज़र डाली और वहाँ से खड़ा हो गया। शहरयार खामोश ही रहा था। रात फिर से आऊँगा। ठीक है मेरी गुड़िया, नायल ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। शहरयार के कंधे को थपथपाते हुए वहाँ से चला गया। शहरयार ने गहरा सांस लेते बेड पर लेटे वजूद को देखा, जिसे देखकर लगता था वो मासूम लड़की सबसे नाराज़ होकर गहरी नींद में जा सोई है। लड़कियों, ऐसी भी क्या चीज़ें लानी थी तुम दोनों ने कि इस मौसम में बाहर निकलना पड़ा? मुझे तो लगता है बारिश होने वाली है, नगीन ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। शरी तो अपनी शीरी ने तो अपनी चादर के पल्लू से अपने चेहरे को कवर किया हुआ था। सीरत ने भी ऐसे ही किया था, लेकिन घर से बाहर आते ही इसने चादर का पल्लू चेहरे से पीछे कर लिया। चची जाना, मौसम तो देखे कितना अच्छा हो रहा है, और कितना ही अच्छा हो जाए अगर बारिश हो जाए। सीरत ने आसमान की तरफ देखते हुए हंसरत से कहा, बच्चों जल्दी से जो लेना है लो, अगर देर होगी तो तुम्हारे बाबा साईं गुस्सा होंगे। नगीन ने सामने देखते हुए कहा था। तीनों मार्केट में पहुंच गई थी। इनके घर से थोड़ी ही दूर थी जहां लोग अक्सर
ये लोग अक्सर आती थी, वो गुस्सा कब नहीं करते, सीरत ने मुँह बसोड़ते हुए कहा। शीरी ने इसे गोनी मारी थी। क्या कर रही हो शीरी? सीरत ने घूरते हुए इसे कहा था। तुमने शॉपिंग करनी थी ना, अब कर क्यों नहीं रही? शीरी ने दाँत पीसते पूछा। मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मैं तो मौसम एंजॉय करने आई थी। अगर तुम्हें बता देती तो तुम कभी ना आती। और शीरी वो देखो सामने कितने सारे दरख्त हैं, वहाँ चलें? मेरा आम खाने को दिल कर रहा है, लेकिन मैं तो खुद तोड़ूँगी। सीरत ने सामने देखते हुए कहा था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अम्मी को क्या कहेंगे और किसी ने देख लिया तो? मैं नहीं जा रही कहीं भी। शीरी ने साफ लफ्ज़ों में इनकार किया था। तुम ना जाओ, लेकिन चची जान को तो संभाल लेना, मैं तुम्हारे लिए भी आम लेकर आऊँगी, सीरत ने कहा और वहाँ से चली गई। शीरी इसे रोकती ही रह गई थी, लेकिन इसने नहीं सुनी। नगीन रुख मोड़े खड़ी सूट देख रही थी। कितनी बार बकवास की है मैंने कि मेरे सामने ज़बान मत चलाया करो, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी ज़बान समझ में नहीं आती। सिकंदर ने नीलम को बालों से दबोचते हुए गुस्से से कहा था। मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया, सही मैंने आपको हकीकत से आगाह किया है, नीलम ने कराहते हुए कहा था। सिकंदर सीरत की शादी की बात तय करने वाला था, लेकिन जिस लड़के के साथ वो सीरत को ब्याहना चाहता था वो भी सिकंदर और शाहनवाज की तरह जंगली था। और नीलम नहीं चाहती थी कि इसकी बेटी भी वही सब कुछ बर्दाश्त करे जो उसने किया है। तो उसने सिकंदर को इस लड़के की हकीकत बताई, जो साथ वाले गांव के चौधरी का बेटा था। 2 बार तो पुलिस स्टेशन भी जा चुका था, लेकिन वो इस बात पर फ़ख्र महसूस करता था कि लोग इसके सामने सर झुकाए चलते हैं। अब तुम मुझे बताओगी कि उस लड़की की हकीकत क्या है? सिकंदर ने एक ज़ोरदार थप्पड़ नीलम की गाल पर मारते हुए कहा। शाहनवाज आराम से बैठा सिगरेट पी रहा था, जैसे ये रोज़ का मामूल हो। आपने मुझे जितना मारना है मार लें सही, लेकिन इस बार मैं खामोश नहीं रहूँगी। अपनी बेटी को तो मैं इस जहन्नुम से बिल्कुल भी जाने नहीं दूँगी। अच्छी तरह मेरी बात को समझ लें आप। नीलम ने सिकंदर को देखते चीखते हुए कार वहाँ से चली गई। आज पहली बार नीलम ने सिकंदर से ऊँची आवाज़ में बात की थी। शाहनवाज़, कल ही लड़के वाले को बुलाओ, मैं भी देखता हूँ कैसे मेरे फ़ैसले से इनकार करती है। सिकंदर ने अपनी कुर्सी पर बैठे हुए गुस्से से कहा। ठीक है भाई, लेकिन ना भाभी को अपने काबू में रखिए, वरना कल को आपके लिए मसला बन सकता है। और हमारे ख़ानदान की औरतें ऊँची आवाज़ में बात करना तो दूर, वो अपने मर्द के सामने नज़रें नहीं उठाती। शाहनवाज़ ने खड़े होते संजीदगी से कहा। इसका भी इलाज करता हूँ, सिकंदर ने कुछ सोचते हुए कहा। और वो जो करने का सोच रहा था, यकीनन वो नीलम के लिए अच्छा नहीं था। सीरत ने सफ़ेद रंग की चादर ली थी। जब तक वो आम के दरख्तों के पास पहुंची, बारिश शुरू हो गई थी। हाँ, इतना अच्छा मौसम और ऊपर से बारिश। सीरत ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए खुशी से कहा। बारिश के ठंडे कतरे इसके चेहरे पर पड़ रहे थे। सीरत ऐसे ही ऊपर आसमान की तरफ अपनी बाहें फैलाए खड़ी हुई थी। गाड़ी रोको, नाइल जो वहाँ से गुजर रहा था, इसने सीरत को देखते कहा, जो इस वक्त वहाँ आसपास से बिल्कुल अनजान सी खड़ी बारिश में भीग रही थी। अगर तुमने दोबारा उस लड़की की तरफ देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। ड्राइवर जो घूर कर सीरत को देख रहा था, नायल की आवाज़ पर हड़बड़ाकर सीधा हो गया था। सॉरी सर, ड्राइवर ने जल्दी से कहा। नायल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलते छोटे छोटे कदम लेता सीरत से कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो गया। नायल ने सर से पाँव तक सीरत का जायजा लिया, जो बाहें फैलाए आंखें बंद किए खड़ी थी। इसकी सांवली रंगत ने न जाने क्यों नायल को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। आंखों पर चश्मा लगाए, होंठों को एक दूसरे में बेबस किया, वो नायल को बहुत मासूम लगी थी। एक तो इसकी चादर भी सफ़ेद और दूसरा इसने ऑफ वाइट कलर की शलवार कमीज पहनी थी, जिससे काफ़ी कुछ नुमाया हो रहा था। मोहतरमा, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही शौक है अपना आप दिखाने का, तो वहाँ जाकर खड़ी हो जाएं, वहाँ आपको ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। नायर ने सीरत के कपड़ों पर चोट करते हुए संजीदगी से कहा, जो उसके जिस्म के साथ चिपके हुए थे। सीरत ने जब अपने करीब किसी मर्द की भारी आवाज़ सुनी तो जल्दी से आंखें खोली और सामने वाले को देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसकी ग्लासेस पर बारिश का पानी गिरने की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इससे पहले वो अपनी ग्लासेस उतार कर सामने खड़े इंसान को देखती, नायर ने से कमर से पकड़ कर खुद के नज़दीक किया। इतना नज़दीक के सीरत को मुकाबिल की गर्म सांसें अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस हुई थी। आज मैं तुम्हें देखने के लिए ही निकला था, लेकिन देखो कितना हसीन इत्तेफाक है, तो मुझे यहीं पर मिल गई। नायल ने सीरत के कान के पास झुकते हुए मजीद कहा। सीरत डर के मारे नायल की गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी थी। तुम तो बहुत दिलकश और हसीन हो, मेरी सोच से भी ज़्यादा, और जानती हो अब तुम्हारे साथ खेल खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तैयार रहना, बहुत जल्द मैं तुम्हें मिलने आऊँगा। नायल ने गहरे लहजे में सीरत के होंठों पर अपनी नज़र जमाई का और इसे छोड़कर वहाँ से चला गया। सीरत ने जल्दी से अपनी ग्लासेस उतार कर सामने देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये कौन था? सीरत ने अपना हल्क तर करते इर्द गिर्द देखते हुए कहा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। शीरी ठीक कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बाहर में गए यहाँ, मुझे लगता है कोई जिन होगा। सीरत ने डर के मारे मुंह में बड़बड़ाते हुए कार वहाँ से भागी हुई। दूर गाड़ी में बैठा नायल अभी भी सीरत को देख रहा था। कैसा लग रहा है इतने सालों बाद अपने गांव वापस आकर? नायल ने सिगरेट सुलगाते सामने देखते शहरयार से पूछा, जो वहाँ मौजूद होते हुए भी न जाने किन सोचों में खोया हुआ था। नायल की गाड़ी से बाहर निकलते ही इसने सीट के साथ टेक लगाई और आंखें मूंद ली थी। मेरा बचपन यहीं पर गुजरा है नायल, मैंने इस गांव को बहुत याद किया है। शहरयार ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तुम कहाँ गए थे? शहरयार ने नायल की तरफ देखते हुए पूछा। अपनी होने वाली बीवी से मिलने।
नाइल ने भारी लहजे में बताया। वह शहरयार की ज़ुबान से बस यही अल्फाज निकले थे। सीरत, ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? अम्मी तुम्हारा पूछ रही थी। शीरी जो सीरत को देखने के लिए जा रही थी, इसे सामने से आता देख घूरते हुए पूछने लगी। मैं तो आम तोड़ने गई थी, लेकिन बारिश शुरू हो गई तो वापस आ गई। सीरत ने जल्दी से कहा। वो सच बताना नहीं चाहती थी। और तुमने अपनी हालत देखी है? सब लोग तुम्हें घूर कर देख रहे हैं। ये लो चादर। श्री ने एक ब्लैक कलर की चादर कलर की शॉल सीरत के सामने करते हुए कहा, जिसने जल्दी से शॉल को ओढ़ लिया था। चची कहाँ पर है? सीरत ने इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। वो सामने देखो, तुम्हें ही ढूंढ रही हैं। मैंने कहा कि वो सामने वाली दुकान पर गई है, तो वो वहीं तुम्हें देखने के लिए गई थी। चलो मुझे घर जाना है। श्री ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा और अपनी माँ के पास ले गई। लेकिन सीरत अभी भी उस अजनबी के बारे में सोच रही थी। उसके लहजे का सर्दपन महसूस करते इसके जिस्म में कपकपी तारी हो गई थी। कहाँ गई थी तुम? इब्तिसाम ने श्री के रास्ते में आते हुए संजीदगी से पूछा। वो भाई सीरत ने शॉपिंग करनी थी तो उसके साथ गई थी। श्री ने घबराए हुए लहजे में अपने सर का दुपट्टा ठीक करते हुए कहा। आइंदा तुम मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकालोगे, समझ गई? इब्तिसाम ने एकदम श्री के करीब आते हुए कहा, जिससे श्री 2 कदम इब्तिसाम से दूर खड़ी हुई थी। अभी मेरी शादी आपसे नहीं हुई तो मैं क्यों आपकी बात मानूं? श्री ने इब्तिसाम को देखते हुए कहा, जबकि वही जानती थी कि किस तरह इसका दिल सूखे पत्ते की मानद कांप रहा है। तुम अब मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फ़र्ज़ है, चाहे इसमें तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो, समझी? इब्तिसाम ने श्री को बाजू से दबोचते हुए सर लहजे में कहा। भाई आपको बाबा साईं बुला रहे हैं। सिरा जो वहाँ से गुजर रही थी, इसने इब्तिसाम और श्री को देखा तो उसके पास आते हुए कहा। इब्तिसाम ने एक नज़र श्री के सहमे हुए चेहरे पर डाली और वहाँ से चला गया। तुम ठीक हो? सीरत ने श्री के सामने आते हुए पूछा, जिसने इस बात में सर हिला दिया था। तुमने पेपर्स पर साइन क्यों किए हैं? श्री सीरत ने संजीदगी से पूछा। तो क्या करती? बाबा साईं ने कहा कि मुझे साइन करने हैं तो मैंने कर दिए। तुम जानती हो कि मैं उनको मना नहीं कर सकती। श्री ने नज़र चुराते हुए कहा। और अभी जो थोड़ी देर पहले भाई जो कुछ तुम्हें कहकर गए हैं, क्या उनके साथ ज़िंदगी गुजार लोगी? क्योंकि तुम्हारे बाबा साहब इब्तिसाम भाई से तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। सीरत ने सर्द लहजे में कहा। सीरत कितनी बार कहा है आस्ता बोला करो, अगर किसी ने सुन लिया तो? श्री ने इर्द गिर्द देखते हुए खौफजदा लहजे में कहा। बस कर दो तुम। श्री तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का मामला और तुम्हें होश ही नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ। सीरत ने गुस्से से श्री का हाथ झटकते हुए कहा और वहाँ से चलेगी। श्री ने बेबसी से जाते हुए देखा था। वो इसे कैसे समझाती? ये सब इतना आसान नहीं था जितना सीरत समझ रही थी। तुमने तलाकनामा भिजवाया था? सिकंदर ने अपने छोटे भाई को देखते हुए पूछा। जी भाई, मैंने भिजवा दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से मेरी बेटी को रिहा करेगा। शाहनवाज ने संजीदगी से कहा। हाँ मैं जानता हूँ दोनों भाई बहुत ज़िद्दी हैं, लेकिन हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। सिकंदर ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम्हारे बेटे की कोई खबर आई? उसे कहो अब घर वापस आ जाए, बहुत हो गया है। तुम्हारा बेटा और इब्तिसाम इस घर के वारिस हैं और दोनों का यहाँ पर होना ज़रूरी है। सिकंदर ने शाहनवाज को देखते हुए कहा। वो बहुत ज़िद्दी है भाई, अगर मेरी बात मानता होता तो यहाँ से जाने की गलती ना करता, लेकिन अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शाहनवाज ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। सिकंदर और शाहनवाज तो भाई थे। इनकी एक छोटी बहन भी थी जो अचानक कहीं गायब हो गई और आज तक उसका पता नहीं चल सका। सिकंदर का बाप इस गांव का सरपंच था। उनकी वफात के बाद ये जिम्मेदारी सिकंदर ने संभाल ली थी। गांव के सभी लोग इनके पास अपने मसले लेकर आते थे, लेकिन आज भी इस गांव में बहुत सी ऐसी रस्मात थी जो गलत थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। इन दो भाइयों का पूरे गांव पर इतना रौब था कि सब लोग इनसे डरते थे। ये लोगों को रातों रात तक गायब करवा लेते और किसी को पता न चलता। और सबसे बड़ी मिसाल तो इनकी अपनी बहन की थी, जो ना जाने कहाँ पर चली गई थी। तुमने अच्छी तरह सोच लिया ना? हसन ने तालिश को देखते हुए पूछा, जो चेहरे पर संजीदगी लिए बैठा हुआ था। मैंने एक बार सिकंदर साहब से बात करना चाहता हूँ, अगर वो मान गए तो ठीक, फिर नहीं तो मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, जो मेरे लिए मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। तालिश ने सामने सड़क को देखते हुए कहा। ठीक है। हसन के कहते ही बाहर निकल गया। इनको दूर से ही कुछ लोग खड़े नजर आए थे। जानते हो वहाँ क्या हो रहा है? हसन ने सामने देखते हुए तालिश से पूछा, जिसने नासमझी से हसन की तरफ देखा था। सामने इंसाफ हो रहा है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस गांव के लोग इंसाफ के कितने पक्के हैं। हसन ने कहते ही उस हजूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। तालिश भी इसके पीछे ही चल पड़ा था। बड़े बड़े दरख्तों के चारों तरफ चारपाइयाँ बिछी हुई थी। दरमियान वाले तख्ते पर सिकंदर विराजमान था। साथ वाली कुर्सी पर शाहनवाज बैठा हुआ था। अकमल, कैसा मर्द है तू? तेरी बीवी किसी और मर्द के साथ रंग रंग रलियां मना रही है और तू बेगैरत बना तमाशा देख रहा है। तुझे चाहिए था उसे दिन अपनी बीवी का गला दबा देता। सिकंदर ने गुस्से से अकमल को देख देखा, जो चेहरा झुकाए खड़ा था। इसकी बीवी भी वहीं मौजूद थी। आप सब लोग बिना मेरी बात सुने कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? अकमल की बीवी ने चिल्लाते हुए कहा। अपनी ज़ुबान बंद रखो लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ऊंची आवाज़ में बात करने की? शाहनवाज ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा। तालिश और हसन भी वहाँ खड़े थे। मुझे भी सफाई देने का पूरा हक है। जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं तो मैं क्यों खामोश रहकर आप सब लोगों की ज़्यादती बर्दाश्त करूं? मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं रहा। जिस लड़के को गांव वालों ने मेरे साथ देखा उसने मेरी सिर्फ मदद की थी। कुछ लड़के गांव के बाहर मुझे तंग कर रहे थे तो वो मुझे घर छोड़ने आया था।
वो मेरे शौहर से भी मिला और उसने सारी बात उसे बता दी। लेकिन गाँव वालों ने ना जाने क्यों छोटी-सी बात को अपनी इज़्ज़त का मसला बना लिया है। अकमल की बीवी ने वहाँ खड़े हुए लोगों की तरफ देखते हुए कहा, "क्या ये सब लोग पागल हैं?" तालिश ने हैरानगी से हसन की तरफ देखते हुए पूछा, "पागल नहीं हैं, बस जाहिल हैं, जो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते और हमेशा औरत को ही बुरा भला कहते हैं, चाहे उसकी गलती हो या ना हो।" हसन ने तंज़ से लहजे में कहा। सिकंदर चेहरे पर सर सुराख लिए वहाँ बैठा था। "अकमल, अपनी बीवी को इसी वक़्त तलाक दो या खुद भी इस गाँव से इसके साथ निकल जाओ।" थोड़ी देर बाद सिकंदर की आवाज़ गूंजी थी, "लेकिन साईं, मेरी बीवी बेकसूर है। गाँव वालों को गलतफ़हमी हुई है।" अकमल ने बेबसी से कहा, "क्योंकि वो अपनी बीवी को ना छोड़ सकता था, ना वो किसी दूसरी जगह जा सकता था। 1 मिनट।" गाँव वाले जो सिकंदर को देख रहे थे, हसन की आवाज़ पर सबने इसकी तरफ मुड़कर देखा। गाँव वाले भी जानते थे कि क्या फ़ैसला होगा, क्योंकि वो जानते थे कि सिकंदर कभी किसी औरत के हक़ में फ़ैसला नहीं सुनाएगा, चाहे वो सच्ची हो या झूठी। हसन को देखते ही शाहनवाज़ और सिकंदर के चेहरे पर साया-सा आकर गुज़रा था। गाँव वाले तो हसन को देखते ही पीछे हो गए, क्योंकि इसकी शख्सियत ही ऐसी थी कि सब लोग खुद ब खुद खामोशी से पीछे खड़े हो गए। "कैसे बेहिस लोग हो तुम सब! जब उसका शौहर कह रहा है कि उसकी बीवी ने कुछ नहीं किया, तो तुम कैसे सब लोग मियाँ-बीवी के साथ नाइंसाफ़ी कर सकते हो?" हसन ने सिकंदर और शाहनवाज़ के चेहरों की तरफ देखते हुए सर लहजे में कहा, "तुम होते कौन हमारे गाँव के मामलात में दखल-अंदाज़ी करने वाले?" इब्तिसाम जब वहाँ आया तो उसने गुस्से से हसन को देखते हुए कहा, "मैं कौन हूँ? ये बात तुम अपने चचा और बाप से पूछो, और तुम मेरे मुँह मत ही लगो तो ज़्यादा बेहतर है। सिकंदर साहब, आपके गाँव में मेहमान को बुलाने का रिवाज नहीं है क्या?" इब्तिसाम को जवाब देने के बाद हसन ने सिकंदर को देखते पूछा। गाँव वालों की नज़र सिकंदर के चेहरे पर जमी थी। "हाँ, क्यों नहीं इब्तिसाम, इनको हवेली लेकर जाओ, ये दोनों हमारे मेहमान हैं।" सिकंदर ने इब्तिसाम को देखते जल्दी से कहा, जो हैरानगी से अपने बाप को देख रहा था। "और अकमल, आइंदा तुमसे या तुम्हारी बीवी से ऐसी कोई गलती ना हो, ख्याल रखना इस बात का।" सिकंदर ने वहाँ से उठते हुए कहा से पहले कहा। गाँव वाले एक दूसरे के कान में सरगोशियाँ करने लगे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। शाहनवाज़ ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। "चलो हवेली चलते हैं," हसन ने तालिश को देखते कहा, जो हँस पड़ा था। "क्या ढूँढ रही हैं आप बीबी जी?" मुलाज़िमा ने सीरत को कुछ ढूँढते हुए देखा तो पूछा। कुछ नहीं, सीरत ने जल्दी से कहा, क्योंकि वो अपना डाइजेस्टर ढूँढ रही थी। अगर मुलाज़िमा को बता देती तो उसने सीधा जाकर बड़े साईं को बता देना था। सीरत सीधी सीढ़ी के कमरे में गई थी। "श्री, पता नहीं मैंने अपना डाइजेस्ट कहाँ रख दिया है, अगर किसी के हाथ लग गया तो?" सीरत ने नाखून को दाँतों में लेते हुए परेशानी से कहा, "तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है, पता नहीं कहाँ पर है। अगर किसी के हाथ लग गया तो?" श्री ने भी परेशानी से कहा, "ना तो इस हवेली में मोबाइल है और ना टीवी, तो मैं सारा दिन ना क्या करूँ, नावल पढ़कर ही गुज़ारा करना पड़ता है।" सीरत ने इर्द-गिर्द देखते जैसे जवाब पेश किया, "इसके अलावा भी बहुत से काम हैं करने को।" श्री ने कहा, "तो इतने मुलाज़िमा वहाँ आई। बीबी जी, बड़े साईं ने सख्ती से मना किया है कि आप दोनों बाहर नहीं आएँगी, उनके कुछ मेहमान आए हैं।" मुलाज़िमा ने नज़र झुकाकर पैगाम दिया। "ठीक है," सीरत ने संजीदगी से कहा। मुलाज़िमा वहाँ से चली गई। "ऐसा भी कौन आया है? मैं तो ज़रूर देखूँगी," सीरत ने मुस्कुराते हुए कहा। "सीरत, कभी तो बात मान लिया करो, तुम कहीं नहीं जाओगी," श्री ने जल्दी से कहा। "मैं नहीं, बल्कि हम दोनों बाहर जाएँगे," सीरत ने कहा, और बिना श्री का जवाब सुनने से हाथ से पकड़कर कमरे से बाहर ले गई। "सीरत, अगर किसी ने देख लिया तो?" "चलो कमरे में," श्री ने घबराए हुए लहजे में कहा था। "तुम दोनों को मना किया था ना कि कमरे से बाहर ना आना।" इब्तिसाम ने दोनों को देखते संजीदगी से कहा, "भाई, क्या हुआ है? हमें तो किसी ने नहीं बताया। ठीक है, हम वापस जा रहे हैं।" सिरन ने जल्दी से कहा और वहाँ से श्री का हाथ पकड़े जाने लगी। इब्तिसाम ने श्री का हाथ पकड़ के उसे रोक लिया था। "तुम जाओ, वो आती है।" इब्तिसाम ने सीरत को देखते कहा। "लेकिन भाई," सीरत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इब्तिसाम ने उसे रोक दिया था। "मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से," इब्तिसाम ने संजीदगी से कहा। सीरत खामोश रही और वहाँ से चली गई। "जब तक वो लोग यहाँ पर हैं, तुम बाहर नहीं आओगे, समझ गई?" इब्तिसाम ने श्री को देखते हुए कहा। हसन अंदर चला गया था, लेकिन तालिश श्री और सीरत को देखते ही वहीं रुक गया था। इब्तिसाम ने तालिश को नहीं देखा था। "ऐसा कौन आया है जो आप सब लोग इतना परेशान हो गए हैं?" श्री ने हैरानगी से पूछा। इब्तिसाम ने सर नज़रों से श्री को घूरा था। "मेरे आगे सवाल जवाब मत किया करो, कितनी बार मना किया है तुम्हें, जितना कहा है उतना करो। जाओ अंदर।" इब्तिसाम ने श्री के बाजू को छोड़ते हुए कहा और खुद अंदर चला गया। तालिश वहाँ से पीछे हट गया था। इब्तिसाम के जाने के बाद तालिश श्री के रास्ते में आया। श्री ने आंखों में खौफ लिए सामने खड़े इंसान को देखा, न जाने क्यों, लेकिन तालिश को देखकर उसे खौफ महसूस हुआ था। "नाम क्या है तुम्हारा?" तालिश ने गहरी नज़रों से सामने खड़ी श्री को देखते हुए पूछा, जो इसकी नज़रों से कन्फ्यूज़ हो रही थी। "श्री नाम है मेरा।" श्री ने अपनी हाथ की उँगलियों को मरोड़ते हुए नज़र झुकाकर कहा, तुम हो मेरी मिसेस।" तारिश ने मुस्कुराकर कहा और श्री के मज़ीद करीब आया। "मेरी बीवी होते हुए तुम्हारा वो आवारा कज़न तुम्हें कैसे हाथ लगा सकता है?" तालिश ने सर लहजे में श्री को बाजू से पकड़ते हुए कहा। एकदम इसका लहजा तब्दील हुआ था, जिससे श्री को खौफ महसूस हुआ, लेकिन हैरान तो वो बीवी की बात पर हुई थी।
सामने खड़ा खूबसूरत इंसान इसका शौहर था। आज इतने सालों बाद आपको अपनी बीवी का ख़्याल आ ही गया, लेकिन मैं अब आपके साथ रहना नहीं चाहती। तलाक़नामा तो आपको मिल चुका होगा। शिरीन ने भी गुस्से से तालिश का हाथ झटकते हुए कहा, क्योंकि इसे तालिश पर बहुत गुस्सा था, जो निकाह करके इसे भूल गया था। इसलिए जो मुँह में आ रहा था बोलती जा रही थी। लगता है पूरे का पूरा ख़ानदान ही अकल से पैदल है। और मिसेस तालिश आपको देखकर लगा नहीं था कि आप बोलती भी हैं। तालिश ने थोड़ा झुककर शिरीन की नीली आँखों में देखते हुए तंज़ लहजे में कहा था, और जहाँ तक बात है तलाक़नामे की, तो मेरा नहीं ख़्याल कि तुम्हारे बाप से तुम्हारे बाप ने तुमसे राय जानी होगी, बल्कि वो हुक्म दिया होगा। इसलिए ये तो हरगिज़ मत कहो कि इसमें तुम्हारी मर्ज़ी भी शामिल थी। तालिश ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अब दूर रहकर बात करें, अगर किसी ने देख लिया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। शिरीन ने इर्द-गिर्द देखते हुए बात बदलते कहा, क्योंकि वो सच ही तो कह रहा था। तुम्हारा कज़न तुम्हारा हाथ पकड़ सकता है, लेकिन शौहर करीब आकर बात भी नहीं कर सकता। ये तो गलत बात है। मिसेस तालिश ने शिरीन को बाजू से पकड़कर खुद के करीब करते मज़ीद कहा, जो उसके चौड़े सीने से आ टकराई थी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर वाले मुझे देखें। तालिश ने अपने लहजे में संजीदगी लाते कहा, शक्ल से तो आप एक सुलझे हुए इंसान लगते हैं, लेकिन शायद मैंने आपके बारे में गलत अंदाज़ा लगाया। शिरीन ने संजीदगी से अपनी राय पेश की, कभी किसी की शक्ल देखकर अंदाज़ा मत लगाना कि वो कितना शरीफ और अच्छा है, क्योंकि तालिश ने शिरीन के कान पर आए बाल को अपने हाथ से पीछे करते हुए सरगोशीनुमा अंदाज में मज़ीद कहा, बाद में तुम्हें अपने अंदाज़े पर शर्मिंदगी महसूस होगी, और मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। अगर आइंदा उस इंसान ने तुम्हें हाथ लगाया तो उसके साथ तुम्हें भी ऐसी सज़ा दूँगा कि तुम्हारी रूह तक काँप जाएगी। इसकी गिरफ्त भी शिरीन की कमर पर सख्त हो गई थी। बेबसी से शिरीन की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम्हारा बाप तो कभी नहीं मानेगा। अब मुझे दूसरा रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए तकलीफ़ का बायस होगा। वेलकम टू माई वर्ल्ड मिसेस तालिश, और इस खुशफ़हमी में हरगिज़ मत रहना कि मैं तुम्हें देखते तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया हूँ, इसलिए तुम पर अपना हक़ जमा रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करूँगा। तुम सिर्फ़ मेरे हाथों की कठपुतली होगी, जिसकी डोर मेरे हाथों में होगी। तालिश ने शिरीन के कान की लो पर हल्का सा काटते हुए कहा, जो एकदम कँपकँपा सी गई थी। शिरीन की हवा सीरत जो इसका इंतज़ार कर रही थी, जब वो नहीं आई तो बाहर आकर इसे देखते पूछा। और शिरीन ने सामने इशारा करते कहा, क्या है वहाँ? सीरत ने सामने देखते पूछा, कुछ नहीं। शिरीन ने जल्दी से कहा और अपने कमरे की तरफ भागी। से क्या हुआ? लगता है इसने कोई भूत देख लिया है। सीरत ने हैरानगी से अपने कंधे उचकाते कहा, खुद भी वहाँ से चली गई। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? सिकंदर ने संजीदगी से तालिश और हसन को देखते हुए पूछा। शाहनवाज और इब्तिसाम भी वहीं पर मौजूद थे। आपको क्या लगता है हमारे यहाँ आने की क्या वजह हो सकती है? हसन ने थोड़ा आगे को झुकते हुए पूछा। साफ साफ लफ्ज़ों में बताओ, क्यों तुम दोनों यहाँ आए हो? इब्तिसाम ने गुस्से से पूछा। मैं तुम्हारे बाप से बात कर रहा हूँ, तो बेहतर है तुम दरमियान में ना ही बोलो, हसन ने सर लहजे में कहा। इब्तिसाम को तो गुस्सा बहुत आया, लेकिन अपने बाप के इशारे पर खामोश हो गया। सीधी सी बात है शाहनवाज साहब, मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। अब आप हमें बता दें कि कब तक अपनी बेटी को रुखसत करने का इरादा है? अब पूरी ज़िंदगी तो उसे आपके अपने घर पर नहीं बिठा सकते ना। तालिश पूरे मामले में अब बोला था। क्या तुम्हें तलाकनामा नहीं मिला? मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तो बेहतर ये कि तुम इस रिश्ते को ख़त्म कर दो, शाहनवाज ने संजीदगी से कहा। यह रिश्ता मेरी माँ ने अपनी ख्वाहिश पर किया था शाहनवाज साहब, और आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उससे तलाकनामे पर दस्तखत कर दूँगा? आप सबकी भलाई इसी में है कि मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दें, वरना मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तालिश ने वहाँ से खड़े होते संजीदगी से कहा, और अब इब्तिसाम को सारी बात समझ में आई थी। वो अब मेरी भी होने वाली बीवी है, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उसे तलाक दे दो, समझे? इब्तिसाम ने तालिश के सामने आते कहा, ज़बान संभाल कर बात करो। जिसके साथ तुम शादी के ख्वाब देख रहे हो, मेरी बीवी है, और उसके खिलाफ मैं कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। यहाँ मैं आराम से बात करने आया था, लेकिन लगता है आप लोगों को प्यार की ज़बान समझ में नहीं आती, और अब मेरा इरादा तब्दील हो गया है। मैं आज और इसी वक्त अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाऊँगा। अगर आप लोगों ने मना किया तो मेरी एक कॉल पर बाहर खड़ी पुलिस हवेली में आ जाएगी, और आप लोगों को अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है ना? मुझे नहीं लगता आप लोग ऐसा कुछ होने दोगे, इसलिए मेरी बीवी को बुलाएँ, हमें निकलना भी है। तालिश ने अपनी जैकेट के पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा, तुम अपनी हद से ज़्यादा बढ़ रहे हो। इब्तिसाम ने गुस्से से तालिश की गिरबान को पकड़ते हुए कहा। हसन आराम से टांग रखे बैठा हुआ था। दोबारा अगर तुम्हारे हाथ मेरे गिरबान तक पहुंचे तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तालिश ने इब्तिसाम के दोनों हाथों को झटकते हुए सर्द लहजे में कहा, अभी हम अपनी बेटी की रुखसती नहीं करना चाहते, लेकिन जब हमारा इरादा हुआ हम तुम्हें बता देंगे। सिकंदर ने बात को संभालते हुए कहा, आप लोगों को मैं पागल लगता हूँ? अब तो मैं अपनी बीवी को एक सेकंड भी यहाँ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपके बेटे की गंदी नज़र मेरी बीवी पर है। जल्दी मेरी बीवी को लेकर आएँ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तारिश ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हुए कहा, भाई अभी शिरी को इनके साथ भेज देते हैं। अगर पुलिस हवेली में आ गई तो हमारी इज़्ज़त 2 टके की रह जाएगी, और अपनी इज़्ज़त पर मैं एक हर्फ भी नहीं आने दे सकता। शाहनवाज ने सिकंदर को देखते कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम जाओ और अपनी बेटी को लेकर आओ, इस मामले को हम बाद में देखते हैं। सिकंदर ने कहा तो शाहनवाज बाहर चला गया। इब्तिसाम भी अपने चचा के पीछे बाहर चला गया था। ये आप क्या करने जा रहे हैं? शिरी को उस इंसान के हवाले करने वाले हैं?
इब्तिसाम ने सरलहजे में अपने चचा को देखते हुए कहा, बेटा श्री उसकी बीवी है, उन दोनों का निकाह हो चुका है और वो आज हवेली आ गया है और हमें धमकी दे रहा है, वो पुलिस को भी लेकर आया है। तो मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि एक औरत की वजह से हमारी इज़्ज़त ख़राब हो। शाहनवाज़ ने संजीदगी से समझाना चाहा। शाहनवाज़ इतना बेहिस हो चुका था कि उसे ये भी होश नहीं था कि वो जिसकी बात कर रहा है वो उसकी अपनी सगी बेटी थी। तुम फ़िक्र मत करो, हम बाद में इस बारे में कुछ ना कुछ सोच लेंगे। शाहनवाज़ ने इब्तिसाम के कंधे को थपथपाते हुए कहा और वहाँ से चला गया। इब्तिसाम गुस्से से हवेली से निकल गया था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी बेटी को कैसे भेज सकती हूँ? नगीन ने शाहनवाज़ के सामने आते हुए कहा, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी बल्कि हुक्म दिया है, जाओ अपनी बेटी को लेकर आओ। शाहनवाज़ ने सख्त लहजे में कहा, शाहनवाज़ श्री आपकी बेटी है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई तरीका नहीं है। नगीन ने बेबसी से कहा, मैं अपनी बेटी का तुमसे बेहतर सोच सकता हूँ, फ़िक्र मत करो। वो अपने शौहर के साथ जा रही है, किसी गैर के साथ नहीं। मैं उसे भेज रहा, जाओ उसे लेकर आओ। शाहनवाज़ ने संजीदगी से कहा। नगीन जानती थी इसका बोलना बेकार है, इसलिए खामोशी से वहाँ से चलेगी। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? शिरीन ने अपनी माँ को अलमारी में से कुछ तलाश करते देखा तो पूछा। सीरत भी वहीं पर मौजूद थी। तुम्हारा बाप चाहता है कि अब तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। नगीन ने अलमारी से एक सुर्ख रंग की चादर निकालते अपना रुख शिरी की तरफ करते हुए उसे बताया। क्या मतलब मम्मी? मैं कहीं नहीं जा रही, शिरीन ने घबराए हुए लहजे में कहा। तुम्हारा बाप और बड़े साईं फैसला कर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता और वैसे भी उनको अपनी इज़्ज़त ज़्यादा अजीज़ है। अपनी इज़्ज़त की खातिर वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए खामोशी से इस चादर को लो, मेरे साथ बाहर आ जाओ। नगीन ने अपनी बेटी से नज़र चुराते हुए कहा। श्री की आंखों में आंसू आ गए थे। सीरत संजीदगी से खड़ी दोनों को देख रही थी और बिना श्री को कुछ कहे वहाँ से निकल गई। सीरत उस कमरे की तरफ की जहाँ पर तालिश और हसन मौजूद थे। यहाँ पर किसी भी औरत का आना मना था। सिकंदर वहाँ से उठकर चला गया था। अब दोनों भाई वहाँ पर बैठे थे। हमारा इरादा आज सिर्फ बात करने का था। हसन ने तालिश की तरफ देखते हुए कहा, हाँ पहले मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा था, लेकिन अब तब्दील हो गया। वो कमीना इंसान मेरे सामने मेरी बीवी से शादी करने की बात कर रहा है। तालिश ने गुस्से से कहा, तो इस वजह से तुम अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जाना चाहते हो? हसन ने अपनी बीवी पर जोर देते हुए कहा। तालिश ने गर्दन तिरछी की हसन को देखा था। जो भी है वो मेरी बीवी है और अपने नाम के साथ जुड़ी किसी चीज़ को भी मैं उस इंसान के हवाले ना करूँ, और वो तो फिर भी इंसान है। तालिश ने गहरा सांस लेते कहा, मुझे लगता है मैं मारने का प्लान बन रहा है, इसलिए तो सब यहाँ से उठकर चले गए हैं। तालिश ने हंसते हुए कहा, तुमने जो उनसे मांगा है तालिश, वो देना इतना आसान नहीं है। बेशक इस घर के मर्दों को औरतों की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारी बीवी की माँ है, बाकी सब भी हैं, उनके लिए सब करना इतना आसान नहीं है, और ख़ास तौर पर तुम्हारी बीवी के लिए। हसन ने समझाने वाले अंदाज में कहा। इससे पहले तालिश को जवाब देता सीरत वहाँ आ गई। तेज़ ने शुक्र अदा किया कि बाबा साईं यहाँ पर मौजूद नहीं है। तालिश और हसन दोनों ने नज़रें उठाकर सामने खड़ी सीरत को देखा। आप दोनों शक्ल से तो काफ़ी पढ़े लिखे और अच्छे लोग लग रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग भी हमारे घर के मर्दों की तरह निकलेंगे। आप दोनों में से जो भी श्री का शौहर है, मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। सीरत ने संजीदगी से दोनों को देखते हुए पूछा था। हसन बहुत गौर से सीरत को देख रहा था। इसकी नज़रों की तपिश से सीरत का दिल ज़ोर से धड़का था, लेकिन इसने हसन को इग्नोर किया। जी फरमाइए, तालिश ने खड़े होते कहा। निकाह के बाद आप मेरी बहन को छोड़कर कहाँ चले गए थे? पीछे आपकी बीवी के साथ क्या कुछ हुआ, आपको कुछ भी मालूम नहीं, और आज इतने सालों बाद आकर आप अपना हक जमा रहे हैं, क्यों? जब उसे आपकी ज़रूरत थी तो आप न जाने कहाँ पर थे, लेकिन आज आपको अपनी बीवी की याद आ गई। सिर कर लहजे में पूछा। हसन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। और मैं जानती हूँ कि अगर आप श्री को अपने साथ ले जाएंगे तो इसमें भी आपका कोई ना कोई अपना फ़ायदा होगा। जिस तरह इस हवेली के मर्द औरतों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आप भी करेंगे। सिर ने गुस्से से कहा। मोहतरमा, बहुत हो गया, हम आपका लिहाज करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएं। हसन ने सीरत के सामने आते सा लहजे में कहा, अच्छा आप किसी का लिहाज़ भी करते हैं? खैर मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मेरी बहन ने कहीं नहीं चाहेगी। अगर आप लोगों के इरादे नेक है तो इंसानों की तरह वलीमे का फंक्शन रखें और मेरी बहन को सारे गाँव वालों के साथ इज़्ज़त के साथ रुखसत करके लेके जाओ। अगर इस तरह नहीं लेके जा सकते तो आप लोग यहाँ से जा सकते हो। सीरत ने तालिश को देखते कहा, जो खामोशी से सीरत की बात सुन रहा था। अगर तालिश तुम्हारी बहन को आज ही लेकर जाना चाहे तो? हसन ने एक कदम सीरत की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। तो सीरत ने उल्टा सवाल किया, तो ये मोहतरमा, हम आपकी बहन को आज ही रुखसत करके लेकर जाएँगे। तुम लोगों के गाँव वाले क्या सोचते हैं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हसन ने गहरा साँस लेते कहा। अब लोगों को फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, और लोग तो यही समझेंगे ना, मेरी बहन में कोई ना कोई कमी थी, इसलिए रातों रात रुखसती कर दी। सीरत ने हसन को घूरते हुए कहा, देखिए वो मेरी बीवी है। तारिश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सीरत ने दरमियान में ही इसको टोक दिया था। अब आपको याद आ रहा है कि वो आपकी बीवी है? उस वक्त आप कहाँ थे जब साथ वाले गाँव के चौधरी के बेटे ने मेरी बहन को अगवा किया था? सीरत ने गुस्से से कहा, इसे नहीं मालूम था ये बात इसे बतानी चाहिए थी या नहीं, लेकिन अब तो इसकी ज़ुबान से निकल चुकी थी। हसन ने तालिश के चेहरे की तरफ देखा, जिसके तासुरात अचानक सर्द हुए थे। नाइल, तुम क्या करने वाले हो? शहरयार ने नाइल को देखते हुए पूछा था। शादी, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा भाई शादी करने जा रहा है। नाइल ने मुस्कुराते हुए सिगरेट अपने लबों में दबाते हुए कहा, तुम शादी सिर्फ बदले के लिए कर रहे हो? शहरयार ने सा लहजे में कहा, शादी तो शादी होती है, चाहे बदले के लिए हो या कोई और वजह के लिए। आम से लहजे में कहा गया। तुम गलत कर रहे हो। नाइल शहरयार ने से समझाना चाहा। जहाँ जानता हूँ, सही करके देखा तो लोगों ने कमज़ोर समझ लिया, अब गलत करके देखता हूँ क्या होता है।
तुम छोड़ो इस बात को, मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, तुमने अस्पताल जाना है या नहीं? नायल ने बात को तब्दील करते पूछा। हाँ, मैं थोड़ी देर तक निकल रहा हूँ, शहरयार ने कहा। नायल आज फुल ब्लैक कलर की ड्रेसिंग की थी, कफ को फ़ोल्ड किए चेहरे पर संजीदगी के लिए इस वक़्त वो शहरयार के सामने खड़ा था। शहरयार ने ये बात कबूल की थी कि इसका भाई किसी को भी अपना असीर बना सकता है, इसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। नायल ने एक नज़र शहरयार को देखा और वहाँ से चला गया। शहरयार को इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपनी बहन को बुला कर लाना चाहिए, तालिश ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। सीरत ने गुस्से से पैर पटका और वहाँ से चली गई। मुझे लगा तुम्हारा फैसला तब्दील हो जाएगा, हसन ने संजीदगी से कहा। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो हसन, तालिश ने मुस्कुराते हुए कहा। सीरत सीधा शीरी के कमरे में गई थी। सबका दिमाग ख़राब हो चुका है। शीरी, तुम कहीं नहीं जाओगी? सीरत ने शीरी के सामने जाते गुस्से से कहा। जाना पड़ेगा, मैं बाबा साई का हुक्म टाल नहीं सकती, शीरी ने खोखली से हंसते हुए कहा। लेकिन चाची, आप तो बात कर सकती हैं ना, चाचा सही से वो हो सकता है आपकी बात मान ले। सिरा ने नगीन के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। बेटा, तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी गई, और आज जब बात इनकी इज्जत की है तो हरगिज़ मेरी बात नहीं मानेंगे। जिद मत करो, मैंने अपनी बेटी का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, और हो सकता है वो लड़का मेरी बेटी का यहाँ के लोगों से ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखे। नगीन ने कहा और शीरी का हाथ पकड़े इसे वहाँ से लेके। शीरी ने मुड़कर सीरत को देखा, उसकी आंखों में बेबसी से आंसू आ गए थे। इस वक्त शीरी बेबसी की इंतहा पर थी, जो अपनी बहन की मदद भी नहीं कर सकती थी। नगीन ने शीरी को अपने साथ बाहर लाई थी, जो अब खामोश थी, क्योंकि बोलने का हक ना इससे पहले था और ना ही अब था, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर था। बेटा, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? नगीन ने तालिश को देखते हुए पूछा। जी जी आंटी, तालिश ने नज़र झुकाकर जल्दी से कहा। मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो बहुत मासूम है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो दरगुजर करना। नगीन ने शीरी को देखते हुए कहा, जो नज़रें झुकाए खड़ी थी। आप फ़िक्र मत करें आंटी, अपनी बेटी की तरफ से बेफ़िक्र रहें, तारिश ने कहा। वो नहीं जानता था इसकी ज़ुबान से अल्फाज कैसे अदा हुए थे। शीरी ने नज़रों आंखों में खौफ के लिए अपने बाप को देखा था, लेकिन उसे परवाह कहाँ थी। शाहनवाज़ उस कंधे ने शीरी के सर पर हाथ रखा, तारिश से मुखातिब हुए। अगर हमारी बेटी को तुमने ज़रा भी तकलीफ पहुँचाई तो हम लोग तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। शाहनवाज़ ने संजीदगी से कहा। जी, फ़िक्र मत करें, आपकी बेटी हवेली से ज़्यादा मेरे पास महफूज रहेगी, तालिश ने कहा और आगे बढ़कर शीरी का हाथ पकड़ा, जो ठंडा हो रहा था। शीरी ने एक नज़र अपनी माँ को देखा, जिसने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगाया और उसके माथे पर बोसा दिया। सब ठीक हो जाएगा, नगीन ने शीरी को हौसला देते कहा, और इस बात में सर हिला भी नहीं सकी थी। तालिश शीरी का हाथ पकड़े से वहाँ से ले गया था। इसके पीछे हसन भी बाहर निकल गया। नगीन खामोशी के साथ वहाँ से चली गई थी। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। हसन और तालिश अगली सीट पर, जबकि शीरी पिछली सीट पर बैठी हुई थी। तालिश थोड़ी देर बाद शीरी के चेहरे पर नज़र डाल लेता, जो बिल्कुल ही दोनों से लाइन में बैठी बाहर देख रही थी। घर पहुँचते ही इनको रात हो गई थी। गाड़ी एक बड़े से खूबसूरत बंगले के सामने रुकी थी। रात में कुछ ख़ास नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन शीरी को इतना मालूम हो गया था, ये बंगला रात में जितना दिलकश नज़र आ रहा है, सुबह की रोशनी में मज़ीद खूबसूरत लगेगा। तालिश ने गाड़ी से बाहर निकलते पिछला दरवाज़ा खोला। हसन पहले ही अंदर आ चुका था। शीरी बिना तालिश को देखे बाहर आई और इसके जाने पर चल पड़ी। तालिश भी इसके पीछे चल पड़ा था। हसन अपने कमरे की तरफ चला गया। तालिश ने शीरी को अपने पीछे आने का इशारा किया, जो खामोशी इसके पीछे चल पड़ी थी। मेरा कमरा है, तालिश ने अपने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। मुझे अलग कमरे में रहना है, मुझे कोई दूसरा कमरे का बताएं, शीरी ने संजीदगी से कहा। आज से तुम इसी कमरे में रहोगी, तालिश ने मुड़कर इसको देखते हुए कहा। मैंने कहा मुझे यहाँ आपके साथ नहीं रहना, क्यों लाए हैं आप मुझे यहाँ? शीरी एकदम फट पड़ी थी। पूरे रास्ते वो खामोश रही थी, लेकिन अब इसका सबक जवाब दे किया था। बीवी को घर किस लिए लाते हैं? तालिश ने उल्टा सवाल किया। मुझे नहीं मालूम, आप सब मर्द एक जैसे हैं। वो वापस आई हूँ या फिर आपके साथ नहीं रहना मुझे? शीरी ने दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा। तालिश ने इसे बाजू से पकड़कर खुद के सामने खड़ा किया था। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात, जिन लोगों ने तुम्हें अगवा किया था वो कौन थे? तारिश ने सीधा मुद्दे की बात पर आते हुए पूछा। था आपको एक बात किसने बताया? शीरी ने बेयकीनी की से तारिश को देखते पूछा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तारिश ने घूरते हुए कहा। सच जानने के बाद क्या आप मुझे छोड़ देंगे? शीरी के दिल में न जाने क्या ख्याल आया, जिसके तहत इसने सवाल पूछा था। तालिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। शीरी को लगा कि चेहरे से ज़्यादा तो सामने खड़े इंसान की आंखें मुस्कुराती हैं। तारिश ने कमर से पकड़कर शीरी को खुद के करीब किया और उसके माथे से लेकर ठोड़ी तक लकीर खींची, जिस पर शीरी एकदम कब पास ही गई। अब छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मिसेस तारिश ने शीरी की आंखों में देखते हुए कहा, जो सांस रोके से देख रही थी। इसके परफ्यूम की खुशबू इतनी तेज़ थी कि शीरी को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। अब मेरे सवाल का जवाब दो, तारिश ने दोबारा पूछा। वो साथ वाले गांव के चौधरी का छोटा बेटा था, शीरी ने हल्क तर करते बताया। आराम करो तुम यहाँ, तुम्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, फिक्र मत करो, आज रात मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तारिश ने शीरी से पीछे होते कहा, कमरे से बाहर चला गया। वो हैरानगी से इसको जाते हुए देख रही थी। हमें क्या हो गया है आपको? सीरत ने अपनी माँ को देखते पूछा, जिसका चेहरा सूजा हुआ था। इसकी माँ पूरा दिन बाहर नहीं आई थी, तो सीरत नीलम के कमरे में खुद आई है। कैसे? सीरत को समझ नहीं आई कि क्या कहे। अपनी माँ की हालत देखकर इसे पता चल गया था, ये काम किसके बाप का है। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बता
कोई काम था? नीलम ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछा। बाबा साईं ने हाँ पर हाथ क्यों उठाया? सीरत ने संजीदगी से पूछा। तो इस मामले में ना ही पर तो ज़्यादा बेहतर है। जा यहाँ से। नीलम ने नज़र चुराते कहा। बीबी जी, बड़े साईं कह रहे हैं कि सीरत बीबी को देखने के लिए लड़के वाले आए हैं, तो आप बाहिर आ जाएँ। मुलाज़िम ने कहा और वहाँ से चली गई। तो ये बात है, कौन से लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ रहे हैं? और कहीं ये वही साथ वाले गाँव का लफंगा लड़का तो नहीं? सीरत ने अपनी माँ को देखते कहा, जो खामोश रही थी। ये मर्द समझते क्या हैं खुद को? हम लोग क्या भेड़ पकड़ियाँ हैं? सीढ़ी की रुखसती कर दी, मेरी माँ पर हाथ उठाया और अब मेरा रिश्ता इस जाहिल के साथ करना चाहते हैं। सीरत ने मुँह में बड़बड़ाते हुए कहा, वहाँ से उठकर बाहर चली गई। सीरत, तुम अपने बाबा से कोई बात नहीं करोगी? नीरव ने जल्दी से कहा, क्योंकि इसे अपनी बेटी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अम्मी आप परेशान मत हो, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा सही मेरी जान ही ले लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सीरत ने कहा और कमरे से चली गई। नीलम ने बेबसी से इसे जाते हुए देखा था। सीधा सीधा उस कमरे की तरफ गई जहाँ पर मर्दों की आवाज़ें आ रही थी। मेहमान आ चुके थे। बीबी जी, ये आप किस वलीयम में अंदर जा रही हैं? बड़े सही गुस्सा करेंगे, मुलाजमा ने सीरत के रास्ते में आते हुए कहा, जिसने गौर कर मुलाजमा को देखा और कमरे के अंदर चली गई। नया चौधरी अपने बेटे और बीवी के साथ बैठा सिकंदर से बातें कर रहा था। सीरत को इस वलीयम में देखकर सिकंदर और इब्तिसाम के माथे पर बल पड़े थे, जिसने मामूली नीले रंग की शलवार कमीज पहनी थी और दुपट्टा इसका सर से उतर कर कंधों पर झूल रहा था। चौधरी साहब, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपके सवारा लड़के के साथ शादी कर लूँगी, तो आप लोगों की गलतफ़हमी है। मैं आपके इस लफंगे लड़के के साथ कभी शादी नहीं करूँगी, जो औरत को अपने पैर की जूती समझता है। सीरत ने चौधरी के बेटे को देखते गुस्से से कहा, जिसका चेहरा अपनी तौहीन पर सुर्ख हो रहा था। चौधरी और इसकी बीवी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। इससे पहले सिकंदर या शाहनवाज कुछ कहता है, चौधरी अपनी जगह से खड़ा हो गया था। सिकंदर, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी बेटी इतनी बदतमीज़ है, और अपनी बेटी की ज़ुबान को काबू में रखो, वरना बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। चौधरी ने गुस्से से कहा और अपने बेटे और बीवी को लेकर वहाँ से चला गया। अबू जान, इस लड़की ने मेरी बेइज्जती की है, और मैं अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा, बल्कि इस लड़की को अपनी रखेल बना कर रखूंगा। चौधरी के बेटे ने बाहर आते ही अपने बाप को देखते हुए सर लहजे में कहा। चौधरी की बीवी गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। तुझे जो भी करना है करो, ये हमारी इज्जत का मामला है। उस लड़की ने हमारी बेइज्जती की है, चौधरी कहते अपने गाड़ी की तरफ चला गया। पीछे इसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जो न जाने क्या करने वाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पुलिया में मेहमानों के सामने आने की और बकवास करने की? भी तो सामने सीरत को बालों से दबोचते हुए गुस्से से कहा, क्या गलत बोला मैंने? हाँ सच, और हाँ और सच तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। कैसे बैठे हो आप भी? आपकी माँ पर जुल्म से सालों से जुल्म होता रहा है, और आप ही बिना किसी वजह के मेरी माँ पर हाथ उठाया गया, और आप खामोश रहे, और अब अपनी बहन का रिश्ता उस लड़के के साथ करना चाहते हैं, जो जेल जा चुका है। पता नहीं कितने लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर चुका है, लेकिन आपको इस बात से फ़र्क कहाँ पड़ेगा? आपको तो खुद किसी की बहन की, इससे पहले कि सिर्फ अपनी बात मुकम्मल करते थे, सामने एक सन्नाटेदार थप्पड़ सीरत के चेहरे पर दे मारा, जिसका चश्मा ज़मीन पर जा गिरा, और खुद लड़खड़ा कर इब्तिसाम से कुछ कदम पीछे जा खड़ी हुई थी। वो ज़ुबान चलने लगी है तुम्हारी, अब अगर एक लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान से निकाला तो तुम्हारी ज़ुबान काट के रख दूँगा, और अगर आज से तुम्हें सज़ा ना मिली तो कल को तुम हमारे सर पर चढ़कर नाचोगे। तो सामने सीरत को बाजू से पकड़ते इसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाते कहा, जिसके होंठ से खून निकल रहा था। सिकंदर और शाहनवाज खामोश खड़े थे, बल्कि वह मुतमिन थे कि उनका बेटा जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। इब्तिसाम सीरत को अपने साथ छत पर ले गया। गर्मी इतनी थी कि अगर कोई धूप में खड़ा रहता तो उसे अपने दिमाग को मुताबिक महसूस होता। सीरत नंगे पाँव इब्तिसाम के साथ चल रही थी। वो सामने रस्सी से सीरत के हाथ पाँव बांधे और उसे धक्का दिया, जो ज़मीन पर मुँह मुँह जा गिरी थी। ये तुम्हारी सज़ा है, और उम्मीद करता हूँ इसके बाद तुम बच गई तो तुम्हें अकल ज़रूर आ जाएगी। तो सामने कड़क लहजे में सीरत को देखते कर वहाँ से चला गया। सीरत का चेहरा सुर्ख हो गया था। आजकल तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। दुआ करना कि मैं मर जाऊँ, वरना मैं कभी भी अपनी माँ पर जुल्म होता नहीं देखूंगी। तुम लोग खुद को खुदा समझने लगे हो, लेकिन देख लेना एक दिन तुम सब अपने अंजाम तक पहुँच जाओगे। सीरत ने चलाते हुए कहा। ज़मीन इसे गर्म लग रही थी, लेकिन ढीठ बनी वही बैठी रही। मुलाज़िमा ने मुलाज़िमा ने आकर नगीन को बताया कि वो जल्दी से नीलम के पास गई थी। भाभी कुछ करे, सीरत को कुछ हो ना जाए। नगीन ने सारी बात नीलम को बताने के बाद कहा, मैं साईं से बात करती हूँ, अगर उनके पाँव में पड़ना पड़ा तो मैं पड़ जाऊँगी। नीलम ने जल्दी से कहा, कमरे से बाहर निकली। सामने से सिकंदर नजर आ गया था, तो शायद अपने कमरे की तरफ ही आ रहा था। साईं, सीरत को माफ़ कर दे, बच्ची है, उससे गलती हो गई है। नीलम ने सिकंदर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुम्हारी बच्ची ने जानती हो क्या हरकत की है? कहीं ये सब तुम्हारे कहने पर तो उसने नहीं किया? तुम भी तो इस रिश्ते के खिलाफ थी, और आज इसे सज़ा मिलेगी तो कल को दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। सिकंदर ने गुस्से से कहा, वहाँ से चला गया। साईं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी बच्ची मर जाएगी, उसकी आखिरी गलती समझ कर उसे माफ़ कर दे। नीलम ने सिकंदर के पैर पकड़ते हुए रोते हुए कहा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी जितनी गर्मी पड़ रही है सीरत की जान भी जा सकती थी। जाओ उसे नीचे लेकर आओ और उसे अच्छी तरह समझाओ, अगर उसने ऐसी कोई गलती की दोबारा की तो बहुत बुरा होगा। और दूसरी बात, इसे चौधरी के घर वालों से माफ़ी मांगनी होगी। इसके अंदर ने संजीदगी से कहा, वहाँ से चला गया। नीलम जल्दी से छत की तरफ भागी थी। इसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी सीरत पर पड़ी, जो बेहोश लेटी हुई थी। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। नीलम का
तो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर दिल कर सा गया था। नीलम जल्दी से सीरत के पास गई, जिसकी हालत देखकर इसको मज़ीद तकलीफ़ हुई थी। चेहरे पर उँगलियों के निशान और होंठ भी फटा हुआ था। "सीरत मेरी बच्ची, आँखें खोलो सीरत।" नीलम ने सीरत की गाल को थपथपाते हुए कहा। वो अकेली से उठा नहीं सकती थी। इतने में वहाँ नगीन भी आ गई, जिसे मुलाज़िमा से पता चला था कि नीलम छत पर गई है। "भाभी, इसे जल्दी से नीचे लेकर चलो।" नगीन ने आते ही कहा। नीलम ने जल्दी से इसे इस बात में सर हिलाया। इनके आंसू सीरत के चेहरे पर गिर रहे थे। इस वक्त शायद वो सीरत से ज़्यादा खुद को तकलीफ़ में महसूस कर रही थी। खुद को एक बेबस में माँ समझ रही थी, जो अपनी बेटी को तकलीफ़ से भी नहीं बचा सकती थी। दोनों सीरत को नीचे लेके नगीन ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया, जो इनके गाँव का ही था। तालिश पूरी रात कमरे में नहीं आया था। श्री ने तो शुक्र अदा किया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कमरे से निकलने के बाद घर से ही बाहर चला गया था। "कहाँ थे तुम पूरी रात?" हसन ने सुबह तालिश को देखते संजीदगी से पूछा। "तुम अच्छी तरह जानते हो जिस हसन फिर भी पूछ रहे हो?" तालिश ने सोफे पर बैठते हुए पीछे टेक लगाते कहा। "कल ही तुम अपनी बीवी को इस घर में लेकर आए हो और खुद ही चले गए।" हसन ने इसके सामने बैठते हुए पूछा। "खैर, वो तो खुश ही होगी कि मैं कमरे में नहीं आया।" तालिश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। "वो जिंदा भी है या मर गया?" हसन ने मशकूक नज़रों से तालिश को देखते पूछा। "जिंदा है, लेकिन अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सकता।" तालिश ने जैसे अहम इत्तला दी हो। "अगर उन लोगों को पता चल गया कि वो तुम्हारा काम है तो?" हसन ने अगला सवाल किया। "अगर उनको पता चल जाता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा भाई सब संभाल लेगा, इसलिए मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस इंसान ने मेरी बीवी को अगवा किया, उसे मैं आसानी से तो नहीं छोड़ सकता था।" तालिश ने सर में कहा। इसकी बात पर हसन हंस पड़ा था। "जाओ अपनी बीवी को देखो और नाश्ते के लिए भी उसे लेकर आओ।" हसन ने वहाँ से उठते हुए कहा। तो तालिश इस बात में सर हिलाकर वहाँ से चला गया। "नाइल, मैं वापस जलंधर जा रहा हूँ।" शहरयार ने नाइल को देखते हुए कहा। "लेकिन जिससे तुम मिलने आए थे, अभी तक उससे मिलने नहीं?" नाइल ने फाइल टेबल पर रखते शहरयार से पूछा। "हिम्मत नहीं है, इसलिए वापस जा रहा हूँ। और मीठा भी तो अकेली होगी।" "बेशक नर्स भरोसेमंद है, लेकिन ज़्यादा वक्त उसे अकेला नहीं छोड़ सकता।" शहरयार ने संजीदगी से कहा। "ठीक है, मैं भी वो चल चक्कर लगाऊंगा। नाइल, कुछ भी ऐसा वैसा ना करना के बाद में तुम्हें पछतावा हो। उस खड़ूस को भी समझा देना कि कुछ गलत ना करे।" शहरयार ने कहा। तो नाइल हंस पड़ा था। "फ़िक्र मत करो, कुछ गलत नहीं होगा।" नाइल ने मुस्कुराते हुए कहा। "अगर सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जब तुमने यहाँ पाकिस्तान में बिज़नेस सेट करने की बात की तो मुझे हैरत हुई थी कि लंदन में तुम अच्छा खासा बिज़नेस छोड़कर पाकिस्तान क्यों आना चाहते हो, लेकिन अब मुझे वजह समझ आ गई है।" शहरयार ने ग्लास में पानी डालते हुए जैसे बताया। "नायला पाकिस्तान का भी एक मशहूर बिजनेसमैन था, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे देखकर ये कहा कि नायल कुछ नहीं कर सकता। दरअसल यही लोग मेरी कामयाबी की असल वजह हैं। और ज़्यादा वक्त मुझे लंदन में लगा था, लेकिन पाकिस्तान में इतना नहीं लगा। लेकिन तुम ठीक कह रहे हो, यहाँ आने की वजह बहुत हसीन है। अगर आज मेरा एक नाम है तो मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जिन्होंने हम सबसे सब कुछ छीन लिया था। तुम लोग तो अब और ये कहा था कि तुम लोग अब फ़कीर बनने के भी काबिल नहीं हो।" नायल ने जूस का ग्लास लबों से लगाते हुए कहा। शहरयार जानता था कि नायल ने कितनी मेहनत की है, इसलिए बात को तब्दील करते इसने कहा। "मेरा काम लंदन में है नायल, और तुम जानते हो कि मैं यहाँ नहीं आ सकता।" शहरयार ने संजीदगी से कहा। "क्यों नहीं? तुम यहाँ आ सकते हो, यहाँ भी बहुत अच्छे अस्पताल है। तुम यहाँ अपना क्लिनिक खोल सकते हो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तुम्हें कोई मसला होगा।" नायल ने शहरयार को देखते मशवरा दिया। "लेकिन मैं खुद यहाँ नहीं आना चाहता नायल, और तुम मेरे यहाँ ना आने की वजह से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। चलता हूँ, पैकिंग भी करनी है।" शहरयार ने खड़े होते कहा और वहाँ से चला गया। नायल ने गहरा सांस लिया। वो अच्छी तरह जानता था कि क्यों शहरयार यहाँ रुकना नहीं चाहता था। तारिश कमरे में दाखिल हुआ तो श्री बेड पर बैठी अपने हाथ की लकीरों को देख रही थी। "नीचे आकर नाश्ता कर लो।" तालिश ने श्री को देखते कहा। "मुझे नहीं करना।" श्री ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। "मोहतरमा, अपनी ज़िद बाद में पूरी कर लेना। उसके लिए ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है, और ज़िंदा रहने के लिए खाना तो अच्छे बच्चों की तरह नीचे आ जाओ, वरना अपनी गोद में उठाकर नीचे ले जाऊँगा। मुझे तो कोई मसला नहीं है।" तालिश ने मुस्कुराहट दबाते कहा। श्री ने हैरानगी से इसे देखा था। बेशर्म इंसान, वो मुँह में बड़बड़ाते हुए बोली थी। "अभी तो मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की मिसेज़, जिस पर आप मुझे बेशर्म कह कह रही हैं।" तालिश ने श्री के करीब बातें कहा, और श्री को हैरानगी इस बात की हुई कि इसने कैसे सुन लिया। "तो आप चाहती हैं कि मैं आपको अपनी बाहों में उठाकर यहाँ से लेकर जाऊँ? तो ठीक है।" तालिश ने श्री की तरफ देखते हुए कहा। "नहीं, मुझे कमरे में ही नाश्ता करना है।" श्री ने जल्दी से कहा। तालिश वहीं रुक कर कुछ पल को श्री को देखने लगा था। "ठीक है, मैं लाता हूँ।" तालिश ने कुछ देर बाद कहा और कमरे से बाहर निकल गया। श्री ने शुक्र का आंसर लिया था। ऐसा लगा शायद तालिश को इसकी बात बुरी लगी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अभी तक तालिश ने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिसकी वजह से श्री से मज़ीद बदगुमान होती। लेकिन कल रात वो तालिश के करीब आने पर ज़रूर डर गई थी। "कितना समझाया था मैंने तुम्हें मिरहा कि वो इंसान तुम्हारे काबिल नहीं है, छोड़ दो उसे। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, और देखो उस शख्स की वजह से तुम इस हालत में हो। मोहब्बत भी कितनी अजीब शय है ना, जिससे हो जाती है उसकी खामी भी हमें नज़र नहीं आती। और तुम तो शायद उस इंसान पर अंधा एतमाद करती थी। तुम्हें मेरी आंखों में खुद के लिए मोहब्बत तरफ नज़र नहीं आई। अपने भाइयों की नाराज़गी मोल लेकर तुम उस शख्स के साथ रही, लेकिन उसने क्या किया?" शहरयार ने तंज़िया से हंसते हुए कहा। "जानती हो, ये सोच मेरे लिए जानलेवा थी कि तुम्हें कोई और छुएगा, लेकिन देखेगा। मैं नहीं जानता मेरे अंदर इतना सब्र कहाँ से आया।
मैं चाहता था वो इंसान तुम्हें छोड़ दे क्योंकि वो तुम्हारे काबिल नहीं था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि तुम इस हालत में पहुँच जाओ। मैं चाहता हूँ अब तुम ठीक हो जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ। चाहता कि तुम मुझसे बात मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बात भी करो। मैं बस तुम्हें ठीक होते देखना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ ठीक हो जाओ जल्दी से। शहरयार ने बेड पर लेटी मिनहा को देखते कहा। शहरयार बहुत कम किसी से बात करता था, लेकिन मिनहा वाहिद बंदी थी जिससे वो घंटों बातें करता था, जैसे वो उसकी सारी बातें सुन रही हो। शहरयार ने मुस्कुरा के एक नज़र मिनहा को देखा और फिर वहाँ से उठकर चला गया। मेरी बेटी ठीक है? नीलम ने जल्दी से डॉक्टर से पूछा, जो एक फीमेल डॉक्टर थी। जी वो ठीक है, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। शुक्र है ये ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रही, वरना ज़्यादा मसला हो सकता था। डॉक्टर ने कहा। नीलम सीरत के सराहने जाकर बैठ गई थी। डॉक्टर के जाने के बाद नकीन भी कमरे में आ गई। नीलम ने सीरत के चेहरे पर मरहम लगाई, जहाँ पर अभी भी उंगलियों के निशान मौजूद थे। भाभी आप सीरत को समझा दीजिएगा कि अपने बाप और भाई के सामने ऊंची आवाज़ में बात ना करे, वरना इसका हाल भी मेरी बेटी शबनम की तरह होकर। मैं नहीं चाहती कि अब इस घर में इन बेहिस लोगों की वजह से कोई और भी हमें छोड़कर चला जाए। नगीन ने नीलम के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बेबसी से कहा। मैं इसे बहुत समझाती हूँ नगीन, लेकिन ये लड़की मेरी बात नहीं सुनती, और देखो आज इसकी जान भी जा सकती थी। मैं क्या करूँ, कैसे इसे समझाऊँ? नीलम ने बेबसी से कहा। तो नगीन भी खामोश होगी। वो जानती थी कि सीरत कितनी ज़िद्दी है। शाहनवाज की 2 बेटियाँ और एक बेटा था। बड़ी बेटी शबनम और छोटी बेटी शीरी थी। शबनम ज़ुबैर को पसंद करती थी और सिकंदर के ड्राइवर का बेटा था। चूँकि ज़ुबैर का बाप सिकंदर का बहुत पुराना मुलाजिम था, इसकी वफ़ात के बाद ज़ुबैर ने ये ज़िम्मेदारी सँभाल ली थी, क्योंकि इसके बाप ने कहा था कि वो कभी भी सिकंदर और हवेली की खिदमत करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सिकंदर ने एक बार लोगों से ज़ुबैर ज़ुबैर के बाप की जान बचाई थी। इसके बाद से ही ज़ुबैर के वालिद ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिकंदर की खिदमत में गुजार दी थी। ज़ुबैर की माँ की वफ़ात बहुत पहले हो चुकी थी और वो इकलौता था। वो भी शबनम को पसंद करता था, लेकिन कुछ कभी इसने इस बात का इज़हार शबनम से नहीं किया था, क्योंकि वो अपनी हैसियत से जानता था। लेकिन शबनम इसे पसंद करती थी और एक दिन इसने ज़ुबैर को अपने दिल की बात बता दी। ज़ुबैर को समझ नहीं आई क्या जवाब दे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था हवेली वाले कभी नहीं मानेंगे, इसलिए खामोश रहता था। लेकिन अब शबनम ने सोच लिया था, जो ज़ुबैर के दिल की बात जानकर ही बैठेगी और सुकून लेगी। मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शबनम ने ज़ुबैर को देखते कहा। जी देखिए बीबी जी, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन जैसा आप चाहती हैं वो नहीं है। ज़ुबैर ने नज़र झुकाए जवाब दिया। शबनम नाम है मेरा, और मेरा नाम लिया करो। तो मुझे पसंद नहीं करते? शबनम ने संजीदगी से पूछा। बीबी जी आप मेरी मालकिन हैं, मैं आपका नाम नहीं ले सकता, और मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी सकूँ? ज़ुबैर ने कहा। तो शबनम ने गुस्से से उसे देखा था। मेरे सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम भी मुझे पसंद करते हो। क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे घर वालों से बात कर सको? शबनम ने बेबसी से कहा। शबनम ज़ुबैर से काफ़ी बार इस बारे में बात कर चुकी थी, लेकिन ज़ुबैर का हमेशा जवाब खामोश ही होता था। आप समझ नहीं रही, मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन आपकी ज़रूर। और मैं जानता हूँ अगर बड़े साईं को पता चल गया तो मेरे साथ वो आपको भी सज़ा देंगे, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ुबैर ने अपना सर झुकाकर शबनम को देखा था। तो क्या मेरी शादी होते हुए दे सकते हो? जानते हो ना मेरा रिश्ता है, और घर वालों ने बात पक्की कर दी है। इसी जुमे को मेरा निकाह है। शबनम ने वीके लहजे में कहा था। जानता हूँ, और ये आपके लिए भी ठीक है। मैं आपको कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। ज़ुबैर ने नज़र चुराते कहा। तुम इस बात का फैसला कैसे कर सकते हो कि मुझे खुश रख पाओगे कि नहीं? ये तुम में हिम्मत नहीं है बाबा सही से बात करने की। शबनम ने इस बात थोड़े गुस्से से कहा। क्या कर रही हैं आप? आस्था बोले। मैं आपके बाबा और ताया को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ज़ुबैर ने बेबसी से कहा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह शबनम को समझाए। मुझे कुछ करना होगा, और अब तो मुझे तुम्हारे दिल की बात भी पता चल गई है, शबनम ने कहा, और वहाँ से चली गई। ज़ुबैर इसे रोकता ही रह गया, लेकिन शबनम ने इसकी एक नहीं सुनी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर बड़े साईं को पता चल गया तो ज़ुबैर को तो जान से मार ही देंगे, साथ अपनी बेटी को भी मार देगा। लेकिन शबनम को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। आप कहाँ जा रही हैं? शीरीन ने शबनम को देखते पूछा, जिसने काली चादर ली हुई थी। इस हवेली को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हैं? हवेली कम कैद खाना ज़्यादा है, शबनम ने संजीदगी से कहा। लेकिन अभी आपका तो निकाह जुम्मे को है, और आप कहाँ जा रही हैं? शीरी ने परेशानी से पूछा। मैं ज़ुबैर को पसंद करती हूँ, इसे नहीं, पर आप अब से नहीं, बहुत पहले से, और उसी के पास जा रही हूँ। मुझे उस इंसान से शादी नहीं करनी जो 2 बच्चों का बाप है, और उसकी पहली बीवी भी उसके जुल्म की वजह से भागी थी। अपना और अम्मी का ख्याल रखना। शबनम ने शीरी के गाल को थपथपाते हुए कहा, और वहाँ से चलेगी। रात का वक्त था, तो इसके लिए हवेली से बाहर निकलना मुश्किल नहीं था। हवेली से कुछ फासले पर ज़ुबैर का छोटा सा घर था। शबनम सीधी उसके घर गई थी। ज़ुबैर ने दरवाज़ा खोला तो सामने शबनम को देखकर हैरान हुआ था। बीबी जी आप इस वक्त यहाँ? ज़ुबैर ने अपने लहजे में हैरानगी पर लाते पूछा था। अंदर आने का नहीं कहोगे? शबनम ने संजीदगी से कहा, और खुद ही अंदर आ गया। आपको ऐसे हवेली से नहीं आना चाहिए था। अगर इससे पहले ज़ुबैर कुछ कहता, किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खड़काया था। शबनम ने आंखों में खौफ लिए ज़ुबैर को देखा। इसे नहीं मालूम था कितनी जल्दी हवेली में सबको पता चल जाएगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जब वो हवेली से बाहर निकल रही थी तो उसे चौकीदार ने देख लिया था। उसी ने हवेली में बताया था।
इब्तिसाम दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया, जिसका चेहरा स्पार्ता, तुझे हमने रहने के लिए शर्त दी और तू हमारी ही इज़्ज़त ख़राब करना चाहता है। इब्तिसाम बिना ज़ुबैर की बात सुने आगे बढ़ा, उसे मारने लगा। इसके पीछे शाहनवाज़ भी था, जो शबनम को घसीटते वहाँ से ले गया, जो चीख-चीख कर कह रही थी कि ज़ुबैर की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसकी सुन कौन रहा था। इब्तिसाम ने ज़ुबैर को इतना मारा कि इसका पूरा चेहरा खून से भर चुका था और अब ज़मीन पर बेसुध पड़ा था। इस कमीने को इसी वक्त किसी ऐसी जगह फेंक दो जहाँ ये ज़िंदा वापस ना आ सके। इब्तिसाम ने ज़ुबैर को ठोकर मारते हुए आदमी को घर वहाँ से चला गया। घर आते ही शाहनवाज़ ने शबनम के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा था। तुम्हें अपने बाप की इज़्ज़त नीलाम करते ज़रा शर्म नहीं आई? जवाब दो, कब से ये चल रहा है? शाहनवाज़ ने सर लहजे में पूछा। नगीन आगे बढ़ने लगी, लेकिन शाहनवाज़ ने इसे वहीं रुकने का इशारा किया था। मैं आपके उस दोस्त के बेटे से शादी नहीं करना चाहती, मैं ज़ुबैर को पसंद करती हूँ। अगर इब्तिसाम भाई को हक है कि वो अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं अपनी पसंद की शादी कर सकती? मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्यार करना गलत नहीं है। शबनम ने अपनी गाल पर हाथ रखते चीखते हुए कहा था, और अगर मुझे भी इतनी ही अहमियत देते जितनी यहाँ के लड़कों को दी जाती, तो मैं ये कदम कभी ना उठाती, बल्कि सबसे पहले मैं अपने बाप के पास आती और उसे अपनी पसंद से आगाह करती। लेकिन मेरे बाप ने तो कभी मेरी तरफ प्यार से देखना भी पसंद नहीं किया। हर एक चीज़ पे पाबंदी लगाई। अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते जितना आप भाई से करते हैं, तो मुझे आपकी सारी पाबंदियाँ भी मंज़ूर होती, लेकिन कभी आपके फ़ैसले के खिलाफ़ ना जाती। जानती थी अगर मेरी उस इंसान के साथ शादी होगी, तो वो मुझे वैसे ही मार देगा जैसे उसने अपनी पहली बीवी को मारने की कोशिश की, तो अगर मरना ही है तो क्यों ना मैं वो करूँ जिसमें मेरी खुशी है। शबनम ने आंसू से तर चेहरा लिए अपने बाप को देखते कहा था। सीरत की आंखों में भी आंसू आ गए थे। सब लोग वही मौजूद थे, ठीक ही तो वो कह रही थी, हर एक काम में यहाँ लड़कियों को नीचा दिखाया जाता था, उनको तो कम तर समझा जाता था। यहाँ तक कि सिकंदर ने लड़कियों को मैट्रिक तक पढ़ने की इजाज़त दी थी। शबनम डॉक्टर बनना चाहती थी, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन शाहनवाज़ ने सालों समय में मना कर दिया। शाहनवाज़ खामोशी से शबनम की बात सुन रहा था। आज तो तुमने हरकत की है, उसके बाद तुम मेरे लिए मर गई हो। शाहनवाज़ थोड़ी देर बाद बोला, जिस पर शबनम तंज़िया मुस्कुराई थी। मर तो मैं उसी दिन गई थी जब मैं आपके घर पैदा हुई थी। शाहनवाज़ ने शबनम का हाथ पकड़ा, उसे स्टोर रूम में जाकर बंद कर दिया। नगीन अपने शौहर के पीछे आई थी। मैं इसे अपने हाथों से नहीं मार सकता, लेकिन इसने मेरी इज़्ज़त को नीलाम किया है। गाँव वाले अब मुझ पर हँस रहे होंगे। ये कमरा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। मेरी बड़ी बेटी आज और इसी वक्त मर गई है, और अब मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी है। अगर किसी ने इस दरवाज़े को खोलने की कोशिश की, तो मैं उसकी जान ले लूँगा। शाहनवाज़ ने सर लहजे में कहा और वहाँ से चला गया। शबनम मेरी बच्ची, नगीन ने दरवाज़ा पीटते हुए कहा। अम्मी मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। अंदर से शबनम की आवाज़ आई तो उसकी माँ वहीं ज़मीन पर बैठ कर रोने लगी। अगला पूरा दिन गुज़र गया था। स्टोर रूम के दरवाज़े पर लगे ताले की चाबी शाहनवाज़ के पास थी। सीरत शेरी ने बहुत कोशिश की खोलने की, लेकिन नाकाम रही। सीरत कुछ करो वरना आप भी मर जाएँगी, शेरी ने रोते हुए कहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये ताला नहीं खुल रहा। सीरत ने भी बेबसी से कहा। दूसरी जानिब नगीना और नीलम पूरी कोशिश कर रही थी कि इनके शौहर शबनम को माफ़ कर दें, लेकिन वो तो दोनों लगता था शबनम को भूल ही चुके थे। नगीन रोना बंद कर अपनी तबीयत ख़राब कर लोगी, नीलम ने बेबसी से कहा। भाभी मेरी बच्ची मर जाएगी, आप कुछ करें। नगीन ने रोते हुए कहा। मैंने कोशिश की है साइंस से बात करने की, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे, और हम लोग उसे बाहर भी नहीं निकाल सकते। नीलम ने जवाब दिया, कितने बेबस हैं हम, आप ही की मदद नहीं कर सकते। शीरीन अपनी माँ को देखते कर सीरत से कहा, जो खामोशी रही थी। उन्होंने हर तरह की कोशिश कर ली थी, लेकिन नाकाम रही। 2 दिन मज़ीद ऐसे गुज़र गए। शाहनवाज़, सिकंदर और इब्तिसाम ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़के वालों से शाहनवाज़ ने मदद कर ली थी कि किसी मसले के तहत वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। अब तो नगीन भी बिल्कुल खामोश होगी। अभी शरीर ने दरवाजे के पास खड़े होते शबनम को आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं। कमरा बनाए ही इसलिए किया था कि जो भी इनकी बात ना मानता, उसे इस कमरे में कैद कर दिया जाता। सीरत आप भी जवाब नहीं दे रही। वो कुछ ना कुछ बोल देती, लेकिन कल भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और आज भी नहीं दिया। शरीर ने आंखों में आंसू लिए सीरत को देखते कहा, जो खुद परेशान हो गई थी। हाँ, आज पूरा हफ्ता होने वाला था। सीरत ने कहा, मैं मुलाजमा वहाँ आई थी। बीबी जी, ये छोटे साई ने चाबी दी है। मुलाजमा ने चाबी सीरत को पकड़ाई, जिसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल हुई। शबनम दीवार के साथ टेक लगाए बैठी हुई थी। शीरी ने आगे बढ़कर शबनम के कंधे पर हाथ रखा, जो उसकी तरफ झूल गई थी। चेहरा इसका पीला हो गया था। सीरत, आप ही को क्या हुआ है? शीरी ने शबनम का सिर अपनी गोद में रखते हुए रोते हुए पूछा था। सीरत तो बस बुत बनी देख रही थी। आज आप इतने दिनों बाद मेरे पास आए हैं, आपको अब जल्दी वापस जाने नहीं दूंगी। रुबीना ने शाहनवाज़ को देखते प्यार से कहा। तुम जानती हो मैं यहाँ तुम्हारे पास अपनी टेंशन दूर करने आता हूँ। शाहनवाज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। वो एक लड़का आया था, आपके बारे में पूछ रहा था। रुबीना ने जल्दी से कहा। कौन था वो लड़का? शाहनवाज़ ने सीधा होते पूछा। पता नहीं, मैंने उसका नाम पूछा था, लेकिन उसने बताया नहीं, और मैंने कह दिया कि मैं किसी शाहनवाज़ को नहीं जानती। रुबीना ने शाहनवाज़ के पास बैठते हुए कहा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। शाहनवाज़ ने रुबीना को खुद के करीब करते कहा, लेकिन वो सोच में पड़ गया था कि कौन यहाँ आया था। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, रुबीना ने रोते हुए कहा, लेकिन शाहनवाज़ ने उसे बाजू से पकड़ कर रोक लिया। अभी मेरे पास बैठी रहो। शाहनवाज़ ने कहा तो वो मुस्कुरा पड़ी। मेरा बेटा कहाँ है? शाहनवाज़ ने पूछा तो रुबीना से बताने लगी। यहाँ का शाहनवाज़ अलग ही लग रहा था।
अभी तक पता नहीं चल सका कि मेरे बेटे की हालत ये किसने की। चौधरी ने डाँटते हुए अपने आदमियों से पूछा, कल रात किसी ने इसके बेटे को इतना मारा कि वो चल फिर नहीं सकता था, क्योंकि ज़्यादा इसकी टाँगों पर मारा गया था। चौधरी साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ में नहीं लगा। इनमें से एक आदमी ने कहा, कहीं ये काम सिकंदर और शाहनवाज़ का तो नहीं है? चौधरी ने सोचते हुए कहा, पूछा ना करिए, उनका काम होता तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। बस आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं मालूम करता हूँ। चौधरी ने बड़े बेटे ने गुस्से से कहा। चौधरी साहब किसी सोच में पड़ गए थे। इतने बड़े घर में क्या ये दो भाई अकेले रहते हैं? श्री ने मुंह में बड़बड़ाते हुए घर को देखते कहा। कमरे में बैठी वो थक गई थी। तालिश से नाश्ता देने के बाद दोबारा कमरे में नहीं आया था और अब तो शाम होने वाली थी। वो क्या तो मजबूर होकर श्री कमरे से बाहर निकली थी। घर काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। श्री बाहर गार्डन में आई तो उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई थी। शाम के साए डल रहे थे और इस वक्त गार्डन का मंजर बहुत खूबसूरत नजर रहा था। गार्डन में हर तरह के फूल मौजूद थे। श्री ने सफ़ेद गुलाब की तरफ हाथ बढ़ाया और फूल को तोड़ने लगी, लेकिन फूलों के साथ कांटे इसके हाथ पर लग गए थे। ध्यान से, फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। तालू जो भी घर आया था, श्री को बाहर देखकर हैरान और इसके पास ही आ गया। श्री ने घबरा कर अपने पीछे हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन तालिश की पकड़ सख्त थी। शोहर हो तुम्हारा, इतना घबरा क्यों जाती हो? और मेरा नहीं ख्याल किया जब हमारा निकाह हुआ था तुम इतनी छोटी थी कि तुम्हें याद ना हो। तालिश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको याद हो तो मैं छोटी ही थी। श्री ने घूरते हुए कहा, जिस पर तालिश हंस पड़ा था। आपकी अम्मी कहाँ है? श्री ने अचानक सवाल किया, जिस पर तालिश का मुस्कुराता चेहरा एकदम संजीदा हुआ था। तुम्हारे बाबा ताया की करम नवाजी से हमने अपनी माँ को खो दिया, इतना तो तुम्हें याद होगा। तालिश ने करख्त लहजे में कहा, आपको पूरा यकीन है कि आपने उनको खो दिया? कभी उनको तलाश करने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? श्री ने संजीदगी से तालिश को देखते कहा और वहाँ से जाने लगी, लेकिन तालिश ने उसे बाजू से पकड़ रोक लिया था। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तालिश ने सर लहजे में पूछा, आपको नहीं लगता कि आपको हवेली जाकर मालूम करना चाहिए कि आपकी माँ के साथ क्या हुआ था? श्री ने बस इतना ही कहा और वहाँ से चली गई। फिर तालिश को वो एक नई उम्मीद देकर चली गई थी कि वो हो सकता है कि इसकी माँ जिंदा हो। सीरत की आंख खुली तो उसने अपने कमरे में खुद को अकेला पाया था। इसे इतना याद था कि वो छत पर गर्म ज़मीन पर बैठी थी और वहीं बेहोश होगी। उठ गई, अपने पास से आती किसी अजनबी की आवाज़ पर सिरत एकदम डर गई थी, क्योंकि ये आवाज़ उस अजनबी इंसान से काफ़ी हद तक मिलती थी जो इसे मार्केट के बाहर मिला था। लेकिन वो इसके कमरे में कैसे आई, इसे समझ नहीं आ रहा था। सीरत अभी भी ऊपर छत की तरफ देख रही थी। दिमाग में यही सवाल चल रहे थे। कमरे की मध्यम रोशनी में कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपने काम के लिए इस हवेली आया था, सोचा तुमसे भी मिलता जाऊँ। नायल ने से सीरत के दाएं और बाएं जानिब हाथ रखते हुए इस पर झुकते हुए पुरसरार लहजे में कहा। सीरत की खौफ के मारे आंखें बाहर को आ गई थी। अपने ऊपर झुके इंसान का चेहरा इसे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन खौफ से इसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी। वैसे ग्लासेस के बगैर तुम्हें नज़र नहीं आता ना, और तुम्हारी ग्लासेस तो टूट चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ग्लासेस लाया हूँ। और अपने जाहिल बाप और चाचा से तुम कोई बात नहीं करोगी, समझ गई? नायल ने सीरत की ठोड़ी को पकड़ते कहा, जिसने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया था। गुड़गल, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे अलावा तुम्हें कोई भी तकलीफ दे। नायन ने मुस्कुरा कर कहा। सीरत की आंखों में बेबसी से आंसू आ गए थे। रोना तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रोने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, नायल ने कहा, और वहीं अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सीरत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर लाइट ऑन कर सके। थोड़ी देर बाद इसका दिमाग तारीखी में डूबने लगा। फिर इसकी आंख अगले दिन खुली थी। उठ के मेरी बची नीलम ने सीरत को देखते खुशी से कहा। सीरत कल रात का सोच कर रही थी, इसे लगा कि वे ख्वाब था, इसलिए अपने दिल को मुतमईन करते वहाँ से उठकर बेड से टेक लगाए बैठ गई। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ, नीलम ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। सिर्फ बेड से उठने लगी जब इसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी। वहाँ पर ग्लासेस पड़ी हुई थी। ग्लासेस को देखती सीरत वहीं रोकी। कामते हाथों से उसने ग्लासेस को पकड़ा। इसका मतलब वो सच में कल रात यहाँ मेरे कमरे में आया था। सीरत ने खौफजदा लहजे में खुद मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। सिरत बेटा, तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुई? नीलम ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। जी अम्मी, मैं जा रही हूँ, सीरत ने जल्दी से कहा और वहाँ से उठकर चली गई। लेकिन इसके दिमाग में अभी भी उस अजनबी की बातें गूंज रही थी इस कमरे जो इसके कमरे तक आ गया था। क्या सोच रहे हो? तालिश हसन ने अपनी टाई को ढीला करते हुए इसके सामने बैठते हुए पूछा। मैं सोच रहा हूँ हमें अपनी माँ के बारे में पता लगवाना चाहिए, हो सकता है वो जिंदा हो। तालिश ने संजीदगी से कहा। तुम्हें क्या लगता है मैंने मालूम नहीं करवाया? हसन ने उल्टा सवाल किया। तो फिर क्या पता चला? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तालिश ने बेताबी से पूछा। मैंने अपने आदमी को काम पर लगाया हुआ है, लेकिन अभी मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिली जिसके बारे में तुम्हें बता सकूँ। और तुम परेशान मत हो, मैं सब देख लूँगा। और दूसरी बात, मैं हवेली जाना चाहता हूँ। तालिश ने हसन ने तालिश को देखते कहा। हवेली? लेकिन क्यों? तालिश ने हैरानगी से पूछा। रिश्ते के लिए। हसन ने मुस्कुराती नजर से तालिश को देखते कहा। रिश्ता? तुम उससे शादी करना चाहते हो? तालिश ने बेयकीनी से हसन को देखते पूछा। हाँ, इसमें बुराई क्या है? वो लड़की अच्छी खासी और दूसरी बात बहादुर है, लेकिन ये शादी मैं किसी और मकसद के लिए कर रहा हूँ। हसन ने कुछ सोचते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम कहना क्या चाहते हो? तालिश ने कहा। तो हसन मुस्कुरा पड़ा। कल हम लोग हवेली जा रहे हैं, हसन ने वहाँ से उठते हुए बताया और अपना कोट पकड़े कमरे में चला गया। पीछे तालिश सोच में पड़ गया था कि हसन क्या करने वाला है। सिर्फ तुम्हें चौधरी के घर वालों से माफ़ी मांगनी होगी। इसी शर्त पर तुम्हारे बाबा साईं ने तुम्हें छत से नीचे लाने की इजाज़त दी थी। नीलम ने सीरत को देखते कहा। मियाँ, मुझे फिर ऊपर ही
फिर मुझे ऊपर ही मरने देती, लेकिन उन लोगों से तो मैं कभी भी माफ़ी नहीं माँगूँगी। और किस बात की माफ़ी? मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, जिसकी माफ़ी मैं उनसे माँगूँ। सीरत ने गुस्से से कहा, "सीरत ज़िद मत करो वरना तुम्हारे पापा सही।" इससे पहले वो नीलम कुछ कहती सीरत बोल पड़ी थी, "अम्मी मैंने कहा ना मैं उन लोगों से कभी माफ़ी नहीं माँगूँगी।" सीरत कहती वहाँ से उठकर चली गई थी। नीलम ने गहरा साँस लिया था। वो इसे कैसे समझाती? शबनम भी ऐसे ही ज़िद करती थी। सब कुछ सीरत की आँखों के सामने हुआ था, कैसे वो सबको छोड़कर चली गई। लेकिन सीरत को ये बात समझ में नहीं आती थी कि उसकी माँ अब किसी को खोना नहीं चाहती थी। "कौन हो तुम लोग?" इब्तिसाम ने सामने खड़े हटे-कटे हश हशपियों हबशियों को देखते पूछा। वो शहर जा रहा था जब रास्ते में इसकी गाड़ी को रोक लिया गया। मैं बताता हूँ, गाड़ी का दरवाज़ा खुला और अंदर से ज़ुबैर बाहर निकला, लेकिन ज़ुबैर को देखकर इब्तिसाम हैरान हुआ था। सामने खड़ा ज़ुबैर कहीं से भी इन लोगों का ड्राइवर नहीं लग रहा था। थ्री पीस ब्लैक कलर के सूट में मलबूस ज़ुबैर, ग्लासेस लगाए पहले वाले ज़ुबैर से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। "तुम?" इब्तिसाम ने अपनी हैरानगी पर काबू पाते पूछा। "तुम्हें क्या लगता है मैं मर चुका हूँ?" और ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, आज इस मुकाम पर मैं तुम लोगों की बदौलत ही पहुँचा हूँ। इंसान के पास पैसा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। ज़ुबैर ने इब्तिसाम के सामने खड़े होते कहा, "शबनम को तुम लोगों ने मार दिया ना?" ज़ुबैर ने सर लहजे में पूछा। ये वही जानता था कि इस बात को कहते हुए कितने कर्ब से गुज़रा था। उसने हमारी इज़्ज़त नीलाम की, उसे मर ही जाना चाहिए था। इब्तिसाम ने गुस्से से कहा। ज़ुबैर ने ज़ोर से मुख़ातिब इब्तिसाम के चेहरे के जबड़े में दे मारा था। "तुम लोगों की इज़्ज़त तो पहले ही दो कौड़ी की थी, मज़ीद वो ख़राब कैसे कर सकती थी?" ज़ुबैर ने कड़क लहजे में कहा। "तुम्हारी इतनी हिम्मत?" इब्तिसाम ने आगे बढ़ते कहा, लेकिन ज़ुबैर के आदमियों ने इसे पकड़ लिया था। "इसे इतना मारो कि इसे अपने सारे गुनाह याद आ जाएँ, लेकिन ये मरना नहीं चाहिए। इसके बाप और चाचा को पता चलना चाहिए कि अब इनका दुश्मन ज़ुबैर है।" ज़ुबैर ने सिर सुलगाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। "डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है?" सिकंदर ने बेताबी से पूछा। "वो ठीक है, लेकिन अभी बेहोश है, थोड़ी देर तक उनको होश आ जाएगा।" डॉक्टर ने कहा और वहाँ से चला गया। गाँव के लोगों ने इब्तिसाम को खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ा देखा तो उसे अस्पताल ले गए, लेकिन सिकंदर को समझ नहीं आ रहा था कि इसके बेटे की ये हाल कौन कर सकता है? किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो सिकंदर के बेटे को हाथ लगा सके? "भाई, आप परेशान मत हो, इब्तिसाम ठीक हो जाएगा और हमें वही बता सकता है किसने इसकी ये हालत की है।" शाहनवाज़ ने संजीदगी से कहा, "जिसने भी मेरे बेटे की ये हालत की है, मैं उसे जान से मार डालूँगा।" सिकंदर ने हाथों को आपस में बेबस करते भारी लहजे में कहा था। दूसरी जानिब घर में सब लोग परेशान थे सिवाय एक बंदी के, और वो थी सीरत, जिसने इब्तिसाम के अस्पताल में होने का सुनकर भी कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था। "सीरत, तेरे पापा से मुझे ये मोबाइल देकर गए हैं, फ़ोन करके अपने भाई की खैरियत मालूम कर।" नीलम ने छोटा-सा मोबाइल सीरत के आगे करते हुए कहा। नगीन भी वहीं मौजूद थी। सीरत ने पहले अपनी माँ के चेहरे को देखा, फिर मोबाइल को पकड़ा, ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा। नीलम ने हैरानगी से अपने मुँह पर हाथ रखे टूटे मोबाइल को देखा था। "आज किस तरह आप के शौहर ये मोबाइल आपको पकड़ा कर चले गए, और फ़िक्र मत करें, बुरे लोग दूसरों की जानें अज़ाब बनाने के बाद ही मरते हैं, और आपका बेटा बहुत ढीठ है, इतनी जल्दी नहीं मरेगा।" सीरत ने बदतमीज़ी से अपनी माँ को जवाब देते कहा। नीलम की आँखों में आंसू जमा हो गए थे। "अम्मी, वो ठीक होगा, उसे कुछ नहीं होता, बाबा साईं के आदमी आकर बता देना था। बाबा साहब के आदमी ने आकर बता दिया था।" सीरत ने इस बात और नलवाइश में कहा। इसका मकसद अपनी माँ को तकलीफ़ पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं था। सीरत वहाँ से चली गई, जबकि मुलाज़िम ने नीलम और नगीन को हसन और दानिश के आने की इत्तला दी थी। नगीन जल्दी से वहाँ से बाहर गई ताकि तालिश से श्री के बारे में खैरियत मालूम कर सके। "अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप?" तालिश ने खड़े होते एहतराम नगीन और नीलम को देखते पूछा। "हसन ने भी सलाम किया था, मैं ठीक हूँ बेटा।" "श्री कैसी है?" नगीन ने जल्दी से पूछा। इसके लहजे की बेताबी को महसूस करते तालिश मुस्कुरा पड़ा। इसने अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल किया और मोबाइल को नगीन की तरफ बढ़ाया। "आप खुद श्री से बात करके मालूम कर लें।" तालिश ने मुस्कुरा कर कहा। नगीन ने एक नज़र नीलम को देखा, जिसने मोबाइल लेने का इशारा किया। मोबाइल लेते ही नगीन ने कान से लगाया, जिससे श्री की आवाज़ उभरी तो नगीन अपनी बेटी से बातें करने लगी। "आंटी, आपके शौहर कहाँ हैं?" "हम उनसे बात करने आए हैं।" हसन ने धीमे लहजे में पूछा था। "वो बेटा सब तो अस्पताल में है, पता नहीं किसने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की, पता नहीं वो कैसा होगा।" नीलम ने परेशानी से कहा। "तो आप कॉल करके पता कर लें।" हसन ने संजीदगी से कहा। "बेटा साईं मुझे एक मोबाइल देकर गए थे, लेकिन सीरत ने उसे तोड़ दिया। वो खुद जब तक नहीं आते उस वक्त तक मालूम नहीं हो सकता मेरा बेटा कैसा है। मैं भी बातों में लगी, तो मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ।" नीलम ने वहाँ से उठते हुए कहा। नगीन तो कुछ फासले पर खड़ी श्री से बातें कर रही थी। "ये कौन है जिसने सिकंदर के बेटे की ऐसी हालत की कि वो अस्पताल पहुँच गया?" तारिश ने अपने लहजे में हैरान के लिए हसन को देखते पूछा, जो हल्का सा मुस्कुरा पड़ा था। "जो भी है, लेकिन बंदे में दम तो है। इब्तिसाम के साथ जो भी हुआ ठीक हुआ, ये इससे ज़्यादा का हकदार था। लेकिन अभी हम निकलते हैं। घर के मर्दों से बात करने में ही मज़ा अलग है, यहाँ की औरतें तो बहुत मासूम हैं।" हसन ने वहाँ से खड़े होते कहा। इतने में नगीन भी वहाँ आ गई, उसने मोबाइल तालिश की तरफ बढ़ाया था। "तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा।" नगीन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके चेहरे पर अब इत्मीनान था, जो तालिश को अच्छा लगा था। "अरे, तुम लोग जा रहे हो?" नीलम ने वहाँ से पूछा। "जी आंटी, हमें आपके शौहर से बात करनी थी, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है, तो हम फिर कभी आ जाएंगे।" हसन ने अपनी ग्लासेस पकड़ते हुए कहा। "बच्चों, ये तुम्हारा भी घर है, रुक जाओ थोड़ी देर।" नीलम ने कहा था। हसन ने गहरा सांस लिया था। "आंटी, आप गलत बोल रही हैं, ये घर कभी हमारा नहीं था।" हसन ने कहा था। नीलम ने आगे बढ़कर दोनों के सरों पर पैर दिए, क्योंकि वो इस बात को मज़ीद बढ़ाना नहीं चाहती थी। दोनों वहाँ से निकले थे। जब हसन की नज़र सीरत पर पड़ी। "तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आता हूँ।" हसन ने सीरत को देखते कहा। तालिश
इस बात में सर हिलाते वहाँ से चला गया था। हसन चलता हुआ सीरत के पास आकर खड़ा हो गया, जो न जाने किन ख़्याल में गुम खड़ी थी। आप पर ग्लासेस सूट कर रही हैं, हसन ने गंभीर लहजे में कहा था। सीरत अपने करीब किसी अजनबी की आवाज़ सुनते एकदम उछली थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सीरत ने अपनी हैरत पर काबू पाते पूछा। आपके बाबा सही से एक ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो सोचा आपसे ही कर ली जाए। हसन कहते ही सीरत के कान के पास झुका था, जो डर के मारे पीछे होने लगी, लेकिन हसन ने इसकी कमर में हाथ डालते इसके इरादे को नाकाम बना दिया। तो मैं बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाला हूँ, मेरी होने के लिए तैयार हो जाओ। सना ने सीरत की ग्लासेस के पीछे सहमी हुई आंखों को देखते पुरसरार लहजे में कहा था। सीरत के माथे पर पसीना आ गया। जिस हसन ने इसका चेहरा देखा तो हंस पड़ा। जा रहा हूँ, फिर आऊँगा, अपना ख्याल रखना। हसन ने मुस्कुराते हुए कारवां से चला गया। ये आजकल मेरे साथ हो क्या रहा है? हसन के जाने के बाद कुछ देर बाद सीरत ने होश में आते अपने माथे के पसीने को साफ करते कहा। सबसे पहले इसने देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब भी आता है अपना ही हक जमाता है। अब ये मियाँ पता नहीं क्या करने वाले हैं। ज़रा ने मुँह में बड़बड़ाते हुए कहा, वहाँ से चली गई। वो नहीं जानती थी कि इसकी ज़िंदगी में क्या अज़ाब आने वाला है। इब्तिसाम के आदमी ज़ुबैर के हाथ पैर बांधने के बाद से पानी में फेंक कर चले गए थे। कुछ लोगों ने ज़ुबैर को देखा तो उसे बाहर निकाला, जिसकी नब्ज़ हल्की-हल्की चल रही थी। इसे गाड़ी में लेटा तो मैं इसे अस्पताल लेके जाता हूँ, इनमें से एक आदमी ने कहा, जो कपड़ों से अच्छे घर का लग रहा था। ज़ुबैर को 3 दिन बाद होश आया था। उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मुझे यहाँ कौन लाया है? ज़ुबैर ने नर्स से पूछा तो उसने बताया कि एक आदमी इसे यहाँ लाया था और रोज़ाना इसे मिलने आता है। अभी भी उस आदमी के कुछ लोग बाहर खड़े हैं। अचानक इसकी नज़रों के सामने शबनम का चेहरा लहराया था। आज पहली बार ज़ुबैर की आंखों में आंसू आए थे। वो जानता था कि उसके साथ क्या सलूक हुआ होगा। हैरत है, तुम मर्द होकर रो रहे हो। वो आदमी जो अभी कमरे में दाखिल हुआ था, ज़ुबैर को देखते संजीदगी से बोला था, जब मर्द को तकलीफ होती है वो भी रोता है, और मैं तो अपना सब कुछ खो चुका हूँ। ज़ुबैर ने भारी लहजे में उस आदमी को देखते कहा, फ़िलहाल अभी तुम ठीक हो जाओ, फिर इस बारे में बाद में बात करते हैं। उस आदमी ने कहा, वहाँ से चला गया। अब कौन है और आपने मेरी जान क्यों बचाई? ज़ुबैर के सवाल पर उस आदमी के कदम वहीं थम गए थे। बहुत जल्द बता दूँगा, उस आदमी ने कहा, वहाँ से चला गया। ज़ुबैर फिर से आँखें बंद किए शबनम के बारे में सोचने लगा था। वो आदमी कराची के शहर का जाना-माना बिज़नेसमैन था, जो ज़ुबैर का चचा भी था। जो छोटे होते ही कुछ बनने की चाह में शहर आया था और यहाँ आकर गलत लोगों के हाथ लग गया। ज़ुबैर के बाप ने कभी अपने भाई के बारे में अपने बेटे को नहीं बताया था, बस यही कहा था कि एक हादसे में उसकी मौत होगी। ये 2 भाई ही थे। ज़ुबैर का बाप अक्सर अपने छोटे भाई को मिलता था। मुज़म्मिल, जो ज़ुबैर के बाप का छोटा भाई था, इसने काफ़ी बार अपने भाई को कहा कि ज़ुबैर को लेकर कराची आ जाए, लेकिन ज़ुबैर के बाप ने एक ना सुनी। लेकिन मुज़म्मिल ज़ुबैर पर नज़र रखता था, और जब इसे पता चला कि ज़ुबैर को हवेली वालों ने जान से मारने की कोशिश की, तो ऐन वक़्त पर वो वहाँ पहुँचा था, ज़ुबैर को पानी से निकाला था। ये सब बातें वो ज़ुबैर को बता रहा था, जिसे ये जानकर बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई थी कि सामने बैठा इंसान इसका चचा है, क्योंकि इसे अब लगता था कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अगर तुम चाहो तो उन लोगों से बदला ले सकती हो। मुज़म्मिल ने ज़ुबैर को देखते कहा, नहीं चाचा, बदला मैं खुद अगर तुम चाहो तो मैं उन लोगों से बदला ले सकता हूँ। मुज़म्मिल ने ज़ुबैर को देखते कहा, नहीं चाचा, बदला मैं खुद लूँगा। लेकिन कुछ वक़्त बाद ज़ुबैर ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया था, ठीक है, अभी तुम आराम करो, तुम्हारा चाचा तुम्हारे साथ है। मुज़म्मिल ने ज़ुबैर के कंधे को थपथपाते हुए कहा और वहाँ से उठकर चला गया। ज़ुबैर ने भी आँखें मूंद ली थी और आगे का सोचने लगा। तुम लोगों ने हवेली पर नज़र रखनी है, जब वो लड़की बाहर निकले बताना। बहुत हो गया, चौधरी के बेटे ने गुस्से से कहा। साहब, हवेली की औरतें बहुत कम हवेली से बाहर आती हैं। इनमें से एक आदमी ने कहा, अगर तुम लोगों को पूरा साल भी हवेली के बाहर खड़ा होना पड़े तो खड़े रहो, समझे? वो लोग कभी ना कभी तो बाहर आएंगे ना। गाँव की शादी में हवेली की औरतें ज़रूर आती हैं। मैंने एक घर को सजे सवरे देखा है। पता लगाओ कब है शादी, हवेली की औरतें ज़रूर आएंगी, हमारा काम आसान हो जाएगा। चौधरी के बेटे ने कुछ सोचते हुए कहा। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। पता नहीं वो अपने इरादों में कामयाब होने वाला था या नहीं, लेकिन इन सब अगर कोई बुरी तरह फंसने वाले थी तो वो सीरत थी। क्या करी हो? गिरने का इरादा है क्या? और हवेली वाले समझेंगे कि मैंने उनकी बेटी पर जुल्म किया है। तालिश अभी वापस आया तो उसने श्री को सीढ़ियों से नीचे झुके हुए देखा, तो इसके पास आते पूछा था। वो जो जल्दी से सीधी हुई थी, वो मेरी रिंग नीचे गिर गई थी, वही देख रही थी। श्री ने तालिश को देखते कहा, जो खामोशी से श्री का हाथ पकड़े नीचे लेके और वहाँ ज़मीन पर गिरी रिंग उठाई। अगर रिंग गिर गई थी तो नीचे आकर उठा लेती, जिस तरह तुम देख रही थी। रिंग ने खुद डर कर तो तुम्हारे पास नहीं आ जाना था। तालिश ने श्री का सफ़ेद हाथ अपने हाथ में लेते मीठा सा डांस करते कहा, जो एकदम घबरा गई थी। तालिश ने श्री के हाथ में रिंग पहनाई थी। किसने दी थी? तालिश ने श्री की रिंग पर अंगूठा फेरते हुए गंभीर लहजे में पूछा। वो मुझे इब्तिसाम भाई ने दी थी, उन्होंने सख्ती से मना किया था कि इसे नहीं उतारना। श्री ने मासूमियत से कहा, लेकिन वो नहीं जानती थी, अनजाने में ही इसने तालिश के गुस्से की वो हवा दी है। तालिश ने इसकी रिंग की तरफ देखा और इसे उतार कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये क्या किया आपने? श्री ने अपनी हैरत पर काबू पाते पूछा, तुम्हारा निकाह किससे हुआ था? तालिश ने श्री को बाजू से पकड़कर खुद के करीब करते दानपी से पूछा, आपसे? श्री ने अपना हरकतर करके जवाब दिया, क्योंकि तालिश के चेहरे के तासुरात देखकर इसे इतना तो पता चल गया था, इसने ज़रूर कुछ गलत बोल दिया है।
फिर तुमने उस शख्स की दी हुई रिंग अभी तक क्यों पहनी है? तालिश ने तब लहजे में कहा। वो उन्होंने मना किया था कि इससे पहले श्री कुछ कहती, तालिश ने इसके होंठों पर उँगली रखे से खामोश रहने का इशारा किया था। आज हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तुम आज से वही चीज़ें पहनोगी जो मैं लेकर दूँगा। तारिश ने श्री के होंठों पर नज़रें काटते धीमे लहजे में कहा। श्री एकदम कँपकँपा सी गई थी। चलो मेरे साथ, श्री ने तारिश ने श्री का हाथ पकड़ते कहा और उसे वहाँ से ले गया। वो आज काफ़ी थका हुआ था और आराम करना चाहता था, लेकिन अब इसके लिए अपनी बीवी को शॉपिंग करवाना ज़्यादा ज़रूरी था। इब्तिसाम, तुम्हारी ये हालत किसने की? इब्तिसाम को जब होश आया तो सिकंदर ने बेताबी से अपने बेटे को देखते पूछा था, जो सफ़ेद पट्टी में बुरी तरह जकड़े लेटा था। बाबा सही, आपको ज़ुबैर तो याद ही होगा, वो कमीना ज़िंदा है। इब्तिसाम ने गुस्से से कहा। इसका चेहरा भी सूजा हुआ था। क्या उसने तुम्हारी ये हालत की है? शाहनवाज़ ने अपने लहजे में बेयकीनी लिए पूछा। जी, वो वापस आया है, हम सबसे बदला लेना चाहता है। इब्तिसाम ने कहा तो शाहनवाज़ के माथे पर बल नमूदार हुए थे। साले की इतनी हिम्मत! उसे तो हम देख लेंगे, लेकिन पहले तुम ठीक हो जाओ, अपने हाथों से उसकी जान लेना, शाहनवाज़ ने गुस्से से कहा। तो इब्तिसाम खामोश हो गया। इसे एक बात तो सबकी समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा भी कौन सा खजाना ज़ुबैर के हाथ लग गया जो वो इतना अमीर हो गया था। सीरत, एक बार अपने भाई की खैरियत मालूम कर लो, वो कल का हवेली वापस आ चुका है। अपने भाई वो और भाई है तुम्हारा, अच्छा नहीं लगता? नीलम ने प्यार से अपनी लाडली को समझाते हुए कहा। मैं आप सबका उसके लिए प्यार ही काफ़ी है, मेरे जाने से कौन-सा उन्होंने जल्दी ठीक हो जाना है। और हाँ, गाँव में शादी है ना, आपके साथ वहाँ जाऊँगी। चाची जान भी जा रही हैं ना? सीरत ने बात को टालते हुए पूछा। सीरत, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन हवेली में से किसी न किसी का जाना ज़रूरी है। ऐसा करो तुम अपनी चाची के साथ चली जाओ, नीलम ने कहा। तो सीरत ने अपने कंधे उचका दिए। ठीक है, सीरत ने कहा और अपने कमरे की तरफ चलेगी। नीलम को हैरत होती थी कि आज खुद इसने कहा है कि वह गाँव की शादी में जाना चाहती है, वरना वो जाती नहीं थी। सीरत ने अपने कमरे में जाकर एक पिंक कलर का जोड़ा निकाला, जिसके गले पर हल्का सा काम हुआ था और बटा इसका थोड़ा फैंसी था। सीरत उस शादी में जाकर अपने दिमाग को पुरसकून करना चाहती थी, वही वरना यहाँ हवेली में तो हर कोई इंतज़ाम की फ़िक्र में लगा हुआ था। वो हवेली से थोड़ा दूर जाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी हवेली से कुछ दूर रहना इसे मुश्किल में डाल देगा। ज़ुबैर बेशक अपने चचा के साथ रहता था, इसके साथ मिलकर बिज़नेस मज़ीद आगे ले गया था, लेकिन इसने अपने चचा को साफ-साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि वो इसके किसी गलत काम में इनका साथ नहीं देगा, बल्कि इनका ऑफ़िस सँभालेगा। और मुज़म्मिल को भी कोई मसला नहीं था, लेकिन ज़ुबैर को अपने चचा का एक काम से सख्त चिढ़ थी, और वो था लड़कियों का इनके घर आना। और अब तो ज़ुबैर काफ़ी हद तक बदल गया था। कुछ वक़्त ने इसे बहुत कुछ सिखा दिया था। कुछ पैसा इंसान को बदल देता है। ज़ुबैर ने आँखों पर चश्मा लगा लिया था और हमेशा थ्री-पीस सूट में ही पाया जाता था। इसकी शख्सियत में काफ़ी निखार आ गया था। इस वक़्त भी वो थका-हारा घर आया था और कोट को सोफ़े पर रख के खुद टेक लगाए आँखें मूंदे बैठ गया था। ब्लैक शर्ट में इसका थका हुआ चेहरा भी काफ़ी पुरकशिश लग रहा था। हाँ, हैंडसम एक लड़की जो इसके चचा से किसी काम के सिलसिले में मिलने आई थी, ज़ुबैर को देखते इसके पास आई थी। ज़ुबैर ने आँखें खोलकर अपने साथ चिपकी लड़की को देखा तो एक पल के लिए वही मंशवित हो गया। शबनम, ज़ुबैर ने मुँह में बड़बड़ाते हुए कहा। बेखुदी के आलम में उस लड़की की आँखों को अपने हाथों से छुआ। वो लड़की एकदम खुश हो गई। सब जानते थे कि मुज़म्मिल का भतीजा किसी लड़की की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। उस लड़की ने अपना हाथ ज़ुबैर की गर्दन की तरफ बढ़ाया तो वो एकदम होश में आया था और ऐसे लड़की से पीछे हुआ जैसे वो उस लड़की में डाँटा। कौन हो तुम? ज़ुबैर ने सर लहजे में खड़े होकर पूछा। उसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे अपनी शबनम ही समझ सकते हो। लड़की ने मुस्कुराते हुए ज़ुबैर की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो इशारा, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ज़ुबैर ने गुस्से से कहा और अपना कोट पकड़े वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे लड़की ने मुस्कुराकर ज़ुबैर को जाते देखा और खुद भी अपने कमरे वहाँ से चली गई, जैसे उससे कोई फ़र्क ना पड़ा हो।